हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के अंदर में बेटा आप लोग के साथ में डिस्कस करने वाला हूं इन डिटेल रिवीजन टेस्ट पेपर दैट इज आरटीपी ऑफ पेपर नंबर 5 ऑफ सीए इंटरमीडिएट दैट इज एडवांस अकाउंटिंग बेटा, विच इज एप्लीकेबल फॉर आपके पास नवंबर 2023 के बच्चों का जो है जो इंस्टीट्यूट ने आरटीपी हमारे लिए रिलीज किया था। आरटीपी वैसे हमेशा से इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि यहां पर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी बार ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि पेपर के अंदर में भी रिपीट हो जाते हैं। इस आरटीपी के अंदर भी बेटा अगेन एज सच कोई मेजर क्वेश्चन नहीं है कि जो न्यू क्वेश्चन आया हो कि जिसमें बहुत आपके पास कोई नया कॉन्सेप्ट लग गया हो। ऑलमोस्ट ऑल दी क्वेश्चन जो हमारे वो रेगुलर बैचेस के अंदर में, इवन फास्ट ट्रैक बैचेस के अंदर बेटा कवर किए हुए हैं। बट आरटीपी के क्वेश्चंस एक बार देखने के लिए जरूरी होता है बिकॉज दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि यस हमने इंस्टीट्यूट का जो लेटेस्ट आरटीपी था वो करके जा रहे हैं। एंड इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में बेटा एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं डिटेल। स्टार्टिंग के जो कुछ पेजेस है यहां पर में इंस्टीट्यूट ने कुछ जनरल चीजों के बारे में बातचीत की है, कुछ बेसिक अमेंडमेंट्स वगैरह लेके जो आप लॉ वगैरह के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वो भी चीज यहां लिखी होती है, बट जिनका रेलिवेंस एज सच एडवांस अकाउंट्स में नहीं होता। इसमें से एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ में वीडियो के एंड में बात करूंगा अबाउट अ स्पेसिफिक अमेंडमेंट, एनबीएफसी चैप्टर से रिलेटेड है वो छोटी सी, बट वो पेपर के नजरिए से कोई भी इंपॉर्टेंट एज सच नहीं होने वाली है, ठीक है ना। हम बेटा अपने पास में जो है शुरू करेंगे अब आरटीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करना जो कि सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ में है। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है बेटा फ्रॉम दी चैप्टर जो कि हमारा है बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड हम अपने क्वेश्चन को बेटा शुरू करने वाले हैं। एंड यहां पर मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा बिल्कुल हमने सेम क्वेश्चन किया पर यहां पे एक छोटा सा ऐसा पॉइंट है जहां पे इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है जो हमने लेक्चर्स में सीखा है, बट उसके पीछे भी लॉजिक होने वाला है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। सो PQRS प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे 3321 में, फ्रॉड्स कमिट करे कुछ आर ने, उनका पता चला और डिसाइड किया कि फर्म को हम डिसॉल्व करेंगे 31 मार्च 23 को, जबकि बैलेंस शीट दे रखी है। एक बैलेंस शीट दे रखी है, 4 पार्टनर्स है, आर पार्टनर है, उसने फ्रॉड किया, उसके फ्रॉड्स का पता लगा और उन्होंने बोला फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं। तो PQRS की कैपिटल क्रेडिट है, जनरल ऑफ क्रेडिटर और बीपी है, बिल्डिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर कैश और आर के करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है जी। हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है जिसमें स्टार्टिंग में उन्होंने फ्रॉड्स की बात करी है। तो वो कह रहा है चेक फॉर 14,000 डेटर से मिला था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है बुक्स में और वो मिस अप्रोप्रिएट किया था आर ने। इन्वेस्टमेंट 16,000 की कॉस्टिंग वाली थी, 16,000 की वो आर ने बेचे 22,000 में और फंड्स को अपने पर्सनल अकाउंट में ले गया था और ये सेल ओमिटेड है फ्रॉम दी फर्म बुक्स। तो ये बेसिकली बेटा उन्होंने क्या बताए है, फ्रॉड्स बताए हैं जो आर के हैं, फ्रॉड्स बाय आर, ठीक है ना। क्रेडिटर एग्री कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स को लेके जा रहे हैं, बुक वैल्यू 18 वाली को कितने में, 26,000 रुपए में, और रेस्ट क्रेडिटर्स को पे किया हमने 5% डिस्काउंट में। बाकी एसेट जो भी किए उन्होंने बता दिया, बिल्डिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को हमने प्रॉफिट में बेचा बची वाली को, और डेटर्स को हमें डिस्काउंट है 10%। कह रहे बीपी को हमने डिस्काउंट में सेटल करा है, डिसोल्यूशन का कुछ खर्चा आया है और पता चला कि रियलाइजेशन आर के प्राइवेट एसेट से सिर्फ 14,000 रुपए ही आ सकते हैं, 14,000, तो वो इंसॉल्वेंट बेसिकली हो जाएगा, उससे ड्यूज उससे ज्यादा में लेने होंगे हमें पैसे, तो वो लेके 14 नहीं आ पाएगा, तो बाकी वो इंसॉल्वेंसी का रूल लग जाएगा। कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट बना दीजिए, कैश अकाउंट बना दीजिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दीजिए और सारी वर्किंग्स आपका पार्ट ऑफ आंसर होना चाहिए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल किया हुआ है। आइए बेटा देखते हैं हमारा सबसे पहला काम क्या होता है। हम पहले क्या करते हैं, जो भी बैलेंस शीट की चीजें उन्हें एक एक करके ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर में अगर हम देखेंगे बेटा तो बुक वैल्यूज विल बी ट्रांसफर, तो ये 380, 260, 1 लाख 140 चारों एसेट्स है, बुक वैल्यूज चली जाएगी रियलाइजेशन में डेबिट साइड में, यस सर। तो 380, 260, 1 लाख और 140 ये चारों चीजें आ गई। फिर लायबिलिटी साइड में क्या क्या, क्रेडिटर और बीपी 160 और 60, ये दोनों आगे 160 और 60, ठीक है जी। देन इसके बाद में बेटा हमारे पास में जो कैपिटल और कैश का बैलेंस है, तो कैश का बैलेंस कितना है बेटा 60,000 है, तो वो 60,000 कैश अकाउंट में आ जाएगा 60,000। फिर कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए 3 लाख 3 लाख 120, तो ये आ गया 3 लाख 3 लाख और 120 पी क्यू और एस का, ठीक है जी। और साथ के साथ में आर का डेबिट है, तो आर का डेबिट आ गया 80,000, ठीक है जी। और एक हमारे पास में जनरल रिजर्व है 80,000 जो 3321 की रेशियो बढ़ जाएगा, तो 80,000 को 3321 में बांटेंगे तो वो चेक कर लेंगे इतना आ जाएगा, विच इज 26,666, 26,666,
1778 और 8890, वो राउंड ऑफ को अप्रोक्सीमेट आप कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने वैल्यूज दे दी है, तो ये बैलेंस शीट ट्रांसफर हो जाती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम अपने पास में देखते बेटा, यहाँ पर में उन्होंने पॉइंट्स बताए, पहले तो फ्रॉड्स बताए आर के, जो आर से हमने पैसे लेने एक तरीके से और उतने से रिस्पेक्टिव एसेट्स कम हो जाएंगे, डेटर और इन्वेस्टमेंट्स। तो हमने लेने बेटा एक 14,000 लेने और एक 22,000 पे लेने हैं, तो वो अल्टीमेटली एसेट्स टेकन ओवर वाली बात हो जाती है। सो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है बाय आर से जो लेने हैं 14,000, एक लेने बेटा इन्वेस्टमेंट्स के, आप इनर कॉलम में डाल के टोटल करके लिख दीजिए। जो एक तरीके से डेटर के पैसे आए थे वो उसने अपने पास में रख लिए थे, एक इन्वेस्टमेंट बेची थी 22,000 में, उसके पैसे आए थे, तो ये दोनों आपके पास में क्या हो जाएगा, वो उससे पैसे हमने लेने हैं तो उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया टू रियलाइजेशन 14 और 22। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाता है। फिर हमें अपने पास में क्या करना है, हमें बाकी एसेट्स वगैरह के बारे में बातचीत करनी है और उसके लिए वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। देखो बिल्डिंग का तो बहुत आसान है बेटा, बिल्डिंग का तो आपके पास आसान क्या 110% ऑफ द बुक वैल्यू है, तो बिल्डिंग जो हमारे पास में अगर दी हुई आप चेक करेंगे तो 380 की है। अब 380 का 110% अगर आप चेक करेंगे तो वो आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा 110% ऐड करके 4,18,000, तो ये बिल्डिंग का पैसा आ गया। ठीक है जी, स्टॉक का पैसा उन्होंने सीधा ही दिया 240 है, तो स्टॉक का पैसा सीधा ही आ गया 240। मेन आता है इन्वेस्टमेंट्स और डेटर का पॉइंट, तो इन्वेस्टमेंट डेटर क्रेडिटर ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के लिए बोला है कि बाकी इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉफिट पे बेचा है। अब बेटा हमें बाकी की निकालनी पड़ेगी, टोटल में से जितनी बेसिकली हमारे पास में आर ने बेच दी थी जितनी कॉस्ट की वो कम हो जाएगी, जितनी क्रेडिटर लेके चले गए थे 18,000 की वो 18 से कम हो जाएगी। सो जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है उसका वर्किंग नोट यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं उसी से चेक कराता हूँ। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी 1 लाख की थी बेटा जो बैलेंस शीट में थी, ठीक है ना, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से आर ने जो बेची थी वो 16,000 की कॉस्ट की बेची थी, जो आर ने बेची थी। हम तो बेटा कॉस्ट में से कॉस्ट ही माइनस करेंगे ना, वो तो उससे लेने हमने 22,000 है बट हमारी इन्वेस्टमेंट तो 16 से कम हुई। सेम तरीके से जो क्रेडिटर है वो 18,000 की लेके जा रहा है 26 में, तो इन्वेस्टमेंट कम होगी 18 से, क्रेडिटर कम होगा 26 से, तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स कम हुई 18 से। और अगर आप देखेंगे ऊपर क्रेडिटर मैंने कम किया हुआ उसके वर्किंग नोट पे आऊंगा वो 26 से कम किया, ठीक है ना। तो हमारी इन्वेस्टमेंट बच गई 66 की, और इनको उसने बोला था 14,000 के प्रॉफिट में बेचा, तो प्रॉफिट बेचा तो बेटा ऐड हो जाएगा, लॉस होता तो माइनस कर देता, तो प्रॉफिट को ऐड किया तो इतनी सेल वैल्यू आ गई 80,000। सो 80,000 किसकी वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो हमने ये इन्वेस्टमेंट्स का 80 डाल दिया, ठीक है जी। देन ऐसे ही उसने बोला था डेटर्स का रेस्ट ऑफ द डेटर रिलाइज हुए 10% डिस्काउंट पे। अब भाई टोटल डेटर कितने हैं, टोटल में से जितने आर ने मिस अप्रोप्रिएट किए वो माइनस हो जाएगा। तो जो टोटल डेटर थे हमारे 140 थे बेटा, 140 में से आर ने मिस अप्रोप्रिएट किए थे 14,014, तो 126 रह गए, और उसमें उन्होंने जब पैसे दिए तो हमने उनको 10% का डिस्काउंट दिया, तो माइनस हो जाएगा और बाकी से आपकी प्रोसीड्स आ जाएगी, डेटर से कितना पैसा मिला, दैट इज 1,13,400, 1,13,400, तो 113,400 हमारा डेटर्स का पैसा आ गया, और ये टोटल कलेक्शन आ गई सारी चीज़ों की, और ये टोटल कलेक्शन यहाँ आ गया टू रियलाइजेशन कैश अकाउंट में। ठीक है जी, यहाँ तक बात कंप्लीट होगी। अब चलते हमारी लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटीज में बेटा क्या क्या है, एक तो बीपी है, देखिए बीपी को सेटल किया 1000 के डिस्काउंट पे, तो बीपी हमारे पास में जो है टोटल में कितना है 60,000, 60,000 के बदले उनको 1,000 कम करके 59 दिया, ठीक है। फिर खर्चा भी है हमारा 16,000 का, 16,000 का हमने 16,000 का खर्चा भी डाला, एक्सपेंसेस जो है वो भी आ गए। वैसे ही इनर कॉलम में डाल के आप आउटर कॉलम में टोटल डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 2 कैश ही हो रहा है। अब आते हैं क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर टोटल में 160 के, पर 160 के क्रेडिटर्स में से बेटा कुछ तो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट्स ले गए थे, तो 26,000 से वो कम हो गए, तो बचे 134 के। और क्वेश्चन ने बोला है बाकियों को 5% डिस्काउंट, बेसिकली जब पे किया तो हमें 5% डिस्काउंट मिला, तो 5% लेस पे कर रहे हैं हम लोग, तो 5% इसका हो गया 134 का। तो हमने कितनी पेमेंट करी 127,300, तो ये 127,300 हमारी तरफ से पेमेंट आ जाएगी क्रेडिटर्स को। तो ये 127,300 डल गया जी, सारी चीजें आपकी इसकी टिक हो चुकी है। रियलाइजेशन की आप चेक करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा वो 3321 में बढ़ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन कैन डिफर, जैसे मैंने पहले ही बोला हुआ है, वो आपके पास में डिफर थोड़ा सा कर सकता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट हमारा यहाँ पे गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है जी। अब हमारे पॉइंट जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारे हो गए। अब आर से पैसे लेने हैं, पर आर सिर्फ कितने ला सकता है 14,000, तो आर 14,000 ला सकता है, तो बाय कैश हो गया, और ये उसके कैश में भी आ गया, और ये जो हमने लायबिलिटीज पे करी थी ये तीनों ऊपर से पहले ही डल चुकी है, ठीक है। तो आर 14 ला पा रहा है। अब आर से कितनी डेफिशिएंसी हो रही है वो हमें चेक करना पड़ेगा, तो टोटल करेंगे
तो टोटल में डेबिट में है 80,000 प्लस 14,000 प्लस 22,000 इतने लेने हैं, -1,778 -5,578 और माइनस वो 14,000 लेके आया, सो दैट इज 78644। तो बेटा 78644 जो है उससे टोटल में हमने पैसा लेना है, ये उतनी डेफिशिएंसी है। और वो कौन बंद करेंगे? बाकी बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर्स एज पर गार्नर वर्सेस मरे इन देयर कैपिटल रेशियो। तो वो कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे बेटा। और कैपिटल रेशियो क्या होगी सर? कैपिटल रेशियो होगी, वो डिपेंड करता है, फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग। सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो कैपिटल का बैलेंस लेते हैं प्लस रिजर्व्स वगैरह लेते हैं। तो क्या यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है हमारे पास में? सर पता कैसे चलता है बेटा? फ्लक्चुएटिंग का पता चलता है कि करंट अकाउंट नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे आप अगर कैपिटल में रिजर्व ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यूज इतनी बनती है। जो हम जनरली क्वेश्चन में कर रहे थे वो ये करते होते थे, हम इस रेशियो में करते थे, जो हमने किया भी है, इवन इंस्टीट्यूट ने पहले भी स्टडी मैट में दिया, यहाँ पे भी दिया। और अगर फिक्स कैपिटल होती है तो हम उस केस में सिर्फ क्या लेते हैं सर? उस केस में हम सिर्फ कैपिटल लेते हैं, सिर्फ ये वाले लेंगे, ये नहीं लेंगे। क्योंकि अगर फिर वो कैसे पता चलता है सर? जब करंट अकाउंट होता है। तो यहाँ पे क्या करंट अकाउंट है? सर एज सच कहीं यहाँ नहीं दिख रहा, पर एक जगह देखने को मिला, एक जगह देखने को मिला जिससे ये करंट अकाउंट हो गया, फिक्स कैपिटल हो गया, जब उसने लिखा था आर करंट अकाउंट। ओ अच्छा, तो यहां नियम वो वाला लगेगा अब। हाँ, क्या यहाँ पे जनरल रिजर्व ऐड करके नहीं लेंगे? नहीं, तभी इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया, क्योंकि उसने आर करंट अकाउंट, अगर अकेला आर लिखा होता ना मैं पक्का जनरल रिजर्व ऐड करके करता हूं। उन्होंने आर करंट अकाउंट लिख दिया, तो इसका मतलब आपके पास में एक्चुअली में फिक्स कैपिटल मेथड हो गया। तो बाकियों का करंट अकाउंट का बैलेंस सर और नहीं दिया, तो यार नहीं दिया, मैं क्या करूं अपने पास में? पर एक का तो करंट अकाउंट लिख दिया ना डेबिट। तो आपके पास में अब ये करंट अकाउंट मतलब फिक्स कैपिटल मेथड है, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो इसमें क्या लेंगे? रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल लेंगे। क्या उसमें रिजर्व ऐड करते हैं? नहीं सर, फिर नहीं ऐड करते। तो रेशियो हमारी क्या बनेगी सर? रेशियो हमारी बनेगी 3,00,000 सो 3,00,000 हमारी रेशियो है। तो वो रेशियो बनती है 1556 विच इज एक्चुअली योर, अगर देखेंगे तो 30,000 से आप चेक करते हैं तो अल्टीमेटली आप चेक कर सकते हैं, दैट इज ये 3 से किया तो 5 और 2 चेक कर लेंगे बेटा, 552 बनती है, ये वही निकल के आती है। 60,000 से आप करेंगे तो 552 निकल के आती है, और ये इतना इतना शेयर इन डेफिशिएंसी हो जाएगा। वो इन्होंने 1556 लिख दिया, 552 लिख लीजिए, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो इतना इतना शेयर आएगा इन डेफिशिएंसी, तो इतना इतना बेटा ये सारे डेबिट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्रेडिट हो जाएगा बेटा इसका जो बैलेंस है। और रियलाइजेशन के प्रॉफिट अगर था तो इसलिए वो नोशनल एंट्री नहीं है, लॉस होता तो वो कैश में लेके आते, तो यहाँ पर में बाकी पैसा इनको हमने दे दिया। तो वो जब देंगे तो आपके पास में आपका कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। ओके, पर ज्यादातर हमने जितने क्वेश्चंस किए ना, मैं वहां बता रहा हूँ, वहां केला आर लिखा होता था, तो आप कैपिटल लेके फ्लक्चुएटिंग बोला करते थे, तो फ्लक्चुएटिंग की वजह से आपके पास क्या होता था, हम लोग क्या करते थे बेटा, उस केस के अंदर में जर्नलिज्म ऐड करके रिलेशन लेते। छोटा सा पॉइंट है ध्यान देने वाला, छोटा सा पॉइंट है, इसी वजह से इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 1556 लेके वो बेसिकली आप 552 बोल सकते हो, उस रेशियो के हिसाब से क्वेश्चन को किया, ठीक है ना। एक छोटा सा पॉइंट था, ध्यान देने वाला पॉइंट था, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पे बात हुई। अच्छा जी, नो अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। अगला क्वेश्चन अगेन हमारे पास में जो है किया हुआ है, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर टॉपिक कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी। ये भी हमारा पार्टनरशिप से रिलेटेड है, सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है लेक्चर में। XYZ पार्टनर्स है, रेशियो है 3:1, बट आफ्टर अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9%। बैलेंस शीट उनकी दे रखी है आपको एक जनरल, कन्वर्जन के लिए अप्लाई किया कंपनी की XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और सर्टिफिकेट मिला 1 अप्रैल को। कहता है डिसाइडेड टू मेंटेन सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सेम PSR मेंटेन करना चाहते हैं, एंड प्रायोरिटी रखना चाहते हैं इन रिगार्ड टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एज फार एज पॉसिबल। और अगर जरूरत पड़े तो प्रायोरिटी रखना चाहते हैं कैपिटल की रीपेमेंट, दैट मींस एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है ना, क्योंकि उससे प्रायोरिटी आती है। और इसके लिए उन्होंने इंसर्ट किया क्लॉज ऑफ इशुएंस ऑफ दी प्रेफरेंस शेयर्स इन मेमोरेंडम इन एडिशन टू इक्विटी शेयर्स। कहते हैं 1 अप्रैल 23 को गुडविल की वैल्यू जो डिटरमिन करनी है वो 2 ईयर परचेज पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स के लिए, और पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स दे दिए, जिसमें जो लॉस था इस साल का वो कह रहा है उसमें लॉस बाय स्ट्राइक का था 10,000 का, तो वो हमारा ऐड बैक हो जाएगा। और एक और एबनॉर्मल लॉस है 10,000 का उसी साल में, 2 एबनॉर्मल लॉस है उस साल में, तो वो दोनों ऐड बैक हो जाएंगे उस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए। बाकी सारे एसेट्स की वैल्यू उसने बैलेंस शीट की लगाई एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी वैल्यू 2,04,000 लगाई। तो एक गुडविल की वैल्यू आ रही है अलग से जो निकाली जाएगी,
बाकी सारे बुक वैल्यू पे आ रहे हैं, प्लांट की वैल्यू 2,04,000 लगाई है तो वेरिएशन आ जाएगी। कह रहा है बैलेंस शीट बनानी है कंपनी की, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और स्टेटमेंट शोइंग फाइनल सेटलमेंट बिटवीन पार्टनर्स टेकिंग वाई एस बेस। तो ऐसा क्वेश्चन आप ध्यान करिए बेटा, हमने पी क्यू आर लेके क्वेश्चन किया हुआ है, हमारे बिल्कुल कवर है रेगुलर बैच के अंदर, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। एंड उसी तरीके से हमारे पास सॉल्विंग होगी इस क्वेश्चन की भी, ठीक है ना। तो आपका वो क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आना है, कितने इक्विटी कितने प्रेफरेंस। तो पहले हम गुडविल निकालने की बात करते हैं। यस सर, पहले गुडविल निकालिए। तो हम यहाँ पर में गुडविल के वर्किंग नोट पे चलते बेटा, जहाँ पे इन्होंने गुडविल को सॉल्व किया हुआ है, ये रहा गुडविल। तो आपके ये रहे प्रॉफिट्स, पर इसमें ये लॉस था, और इस लॉस में ये 2 बार 10,000 ऐड होगा, एक स्ट्राइक का और एक एबनॉर्मल, दोनों ऐड बैक हो जाएंगे। तो 20, 36, 54, 60 है, और इसमें ये 10,000 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, -10 है, +20 किया, तो ये करके टोटल करेंगे। टोटल जब आप करेंगे बेटा तो आपका 180 आया, डिवाइड बाय 5 किया और इंटू 2 किया, तो ये गुडविल आ गई। ये गुडविल आ गई, तो गुडविल की वैल्यू 72 पीसी निकालते समय। बाकी प्लांट मशीनरी की वैल्यू उसने बोला था 204 लेनी है, एक उसी की वैल्यू उसने चेंज करने को कहा था। बाकी सारी बुक वैल्यूज लेनी है, तो बुक वैल्यूज कितनी कितनी है सर? ये है 40, 1,60,000 और ये है 96। तो ये 40, 1,60,000, ये आगे एसेट्स, और ये लाइबिलिटीज माइनस, और ये पीसी आगे 380, पीसी आगे 3,80,000, ठीक है ना। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट मांगा नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट मांगता तो हमें पता है कि क्या ही निकल के आएगा। तो वहां पे जो प्रॉफिट लॉस आ रहा है उसके पीछे क्या ही कारण होगा, एक जो गुडविल की वैल्यू लगाई, एक जो प्लांट मशीनरी की वैल्यू में बदलाव किया गया जो वो कम लगा रहे। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उसे अलग से दिखा दिया। बात एक ही है बेटा, मैं उसको समझा देता हूँ, इसलिए मैंने आपको एक बात बोली। तो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल कितने बैलेंस है? 1,60,000 और 40, क्योंकि उसने मांगा यही है। और रिजर्व फंड कितना है? 120, 120 को 3 to 1 में बांटा, तो वो 60, 40, 20। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मैं अलग अलग दिखा दिया। अलग अलग क्या करा दिया बेटा इन्होंने जो गुडविल वाले का हिस्सा है उसको अलग दिखा दिया 72 को, और जो प्लांट एंड मशीनरी का डिक्लाइन है 12,000 का, क्योंकि 216 के बदले उसकी वैल्यू 204 लगाई है, तो 12,000 कम लगाई है, ठीक है ना। तो वो उसका लॉस अलग दिखा दिया, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बाय रियलाइजेशन सीधा ही लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा रियलाइजेशन का बेटा प्रॉफिट आता, वो पता है उसमें क्या फर्क आता, वो आप अकाउंट बना के देख सकते हैं। उसमें फर्क आता है, एक 72 के गुडविल के आपको फालतू मिल रहे हैं कंसिडरेशन में, एक 12 प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम लगाई, तो आपका प्रॉफिट होता 60,000 का, ठीक है ना। तो आप वो कर अप्रोच से कर सकते, सीधा 60 को बांट दीजिए 3 to 1 में, रादर देन सेपरेटली। इन्होंने सेपरेटली करना, उन्होंने बोला प्लांट मशीन की वैल्यू अलग कम कर रहे, गुडविल का फायदा अलग दे रहे, इन्होंने वैसे किया। बात एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, ऑनेस्टली उसमें कोई फर्क नहीं है। अब इस पॉइंट के बाद जाके हमें टोटल सारे पार्टनर्स का जो मिला के बनता है ना, वो 380 बनता है। पर प्रॉब्लम की बात क्या है कि हमें यहां पर में क्या चीज को इंश्योर करना है बेटा, हमें इस चीज को देखना है कि उनको प्रेफरेंस और इक्विटी देने हैं। अब बनता इन सबका अभी 380 है, अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज अब निकल के आएगी आपकी, जितनी मैंने टिक करी है, तो बनेगी इसकी बेटा एक्स की 190, वाई की बनेगी 60, 40 और 20 दैट इज 120, और जेड की बनेगी 40 और 20, 60 और 10, 70,000, ये बनती है। अब टोटल करेंगे तो 380 बनेगा। आप इतने की इक्विटी दे देंगे? नो, उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा इक्विटी भी देंगे और जरूरत पड़े तो प्रेफरेंस बढ़ेंगे, जरूरत पड़े तो। और उसके लिए बेस लेना है अपने किसको? वाई को बेस लेना है। तो इनके बीच में रेशियो क्या है? क्योंकि उन्होंने सेम पीएसआर मेंटेन करनी है, सेम पीएसआर मेंटेन करने के लिए इक्विटी देते हो तो 3 to 1 के हिसाब से है, तो वाई को बेस लेना है। तो वाई को अगर बेस लेना है तो बेटा 120 अगर 2/6 के लिए है तो 6/2 के लिए कितना हो गया? 360। तो 360 को डिवाइड कर दीजिए 3 to 1 में, 360 को डिवाइड कर दिया 3 to 1 में, तो दैट कम्स आउट टू 180, 120 और 60। ये क्या आ रहे सर? इतने के इक्विटी शेयर्स आ गए, इतने के क्या आ गए बेटा? इक्विटी शेयर्स आ गए। और बाकी के क्या देंगे सर? प्रेफरेंस देंगे। वो वाई का तो आएगा नहीं, उसको तो बेस लिया है, तो वो 10,000 के इस केस में आएंगे और 10,000 के इस केस में आएंगे। ये आ रहे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, ये आ रहे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये किया गया है, तो यहाँ पे यही है। तो इक्विटी शेयर जो दे रहे हैं 180, 120, 60 और प्रेफरेंस शेयर्स 10 और 10 है। और प्रेफरेंस शेयर्स के आगे प्रीफिक्स हो रहा है बेटा रेट किसका? अगर नहीं देता तो आईओसी का जो रेट है फर्म के अंदर में वो,
ठीक है ना। तो वो आफ्टर लैंग आईओसी वो वाला ही रेट लग जाता है, क्योंकि अलग से नहीं बताता। तो क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हमने क्या बोला था, फर्म में प्रॉफिट होगा तो आईओसी देंगे फिक्स रेट पे, पहले देते हैं प्रॉफिट बांटने से पार्टनर्स में। कंपनी में प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, पहले देंगे प्रेफरेंस वालों का फिक्स रेट, तो वो मैच करता है। बचा हुआ प्रॉफिट बाकी इक्विटी वालों को बांट देते, तो इसी वजह से वो सेम रेट लग जाता है। ठीक है ना। ये नीचे वर्किंग नोट बनाया इन्होंने सेम तरीके से जो मैंने आपके साथ बात करी है। ठीक है ना। वो उसी चीज को समझाया गया जो मैंने आपके साथ बात करी। अब हमारे पास बेटा यहाँ पर में क्लोज हो जाएगा। अब उसने एक और चीज मांगी थी, कंपनी की बैलेंस शीट। बेटा कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ईजी है, उसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। उसमें आपकी शेयर कैपिटल 380 है, वो आपको पता ही है। वो इक्विटी और प्रेफरेंस है 360 और 20। वो शेयर्स का लिख दिया जाएगा 36,000 ऑफ 10 वगैरह करते हुए 9% प्रेफरेंस शेयर्स है। बाकी आपकी जो पीसी की चीजें थी ना, जो 380 आ रहा था वही आएगा। मतलब सर बेटा समझो ना, यहाँ पे मैंने जो ये वर्किंग ये बनाया है, यही चीजें तो आनी है। तो गुडविल इंटेंजिबल में जाएगा, ये टेंजिबल वाले हो गए, ये स्टॉक और डेटर हो गया। तो यही तो चीजें है। तो आप देखेंगे तो वो 244 बनता है, क्योंकि उसमें दो चीजें हैं, 204 और 40। इनटेंजिबल में गुडविल है 72, तो वो इनटेंजिबल में गुडविल आ गई 72। ये आपके इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल हो गए और एक क्रेडिटर थे। तो वो मतलब कंपनी की बैलेंस शीट तो शेड्यूल 3 के हिसाब से यार वो तो इतनी प्रैक्टिस कर चुके, उसमें तो हम गलती करेंगे ही नहीं सर कभी भी। मेन तो जो था, जो पीसी वाला पार्ट है उसी के लिए, और उसके लिए गुडविल सही होनी चाहिए थी। बाकी मेन था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, जिसके लिए हमने बिल्कुल क्लास में क्वेश्चन किया हुआ PQR वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमने ऐसा बिल्कुल सेशन में किया हुआ। तो बिल्कुल वैसा ही पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सेम तरीके से ही था जो हमने बेटा किया हुआ है। ठीक है ना। तो इसके साथ में ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी सर, कोई ऐसा और कोई मेजर बात थी नहीं। ठीक है ना। देन अगला बेटा क्वेश्चन आना है नन्ना मुन्ना। नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है, वो कौन से चैप्टर का है सर, ईसॉप चैप्टर का है, अकाउंटिंग फॉर ईसॉप। ठीक है जी। ये तो वैसे ही विद इन 1 ईयर वाला जो होता है वो तो सबसे आसान हो जाता है। ठीक है ना। कहता है आरजू लिमिटेड की शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर से 10 रुपए वाले, 1 अक्टूबर को 10,000 ऑप्शन दिए 50 में, जबकि मार्केट प्राइस 120 का है, तो 70 रुपए कम पे दिए, और फेयर वैल्यू ऑप्शन की 70 है, वो डिफरेंस वही देता है आपके पास में। ठीक है ना। ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना है वही अगले 3-4 महीने के भीतर में, मतलब 10 दिसंबर से विंडो खुल जाएगी और 31 मार्च तक, तो सेम ईयर का आ गया। तो सेम ईयर में हम कोई खर्चा एक्यूमुलेट करके वो नहीं करते होते। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जितनों ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया हम उतनों का डालते हैं। तो दिया 10,000 है, पर देखते हैं कितनों ने एक्सरसाइज किया। सर 8,000 का एक्सरसाइज हो रहा है, बाकी तो लैप्स ही हो गए। एंट्रीज डालनी है आपके पास में, तो सिंपल है बेटा, एंट्री कितने वालों की डलेगी सर, 8,000 की डलेगी। कितने पैसे आ रहे हैं सर 50, कितने का डिस्काउंट है 70, आपके पास में फेस वैल्यू कितनी है 10, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बन जाएगा सर, टोटल 120 में से अगर 10 फेस वैल्यू है तो 110 प्रीमियम हो गया। बस इस ये जो मैंने चीजें लिखी है ना, बैंक में आएगा 50, खर्चा बुक होगा 70 का, 10 रुपए जाएगा फेस वैल्यू कैपिटल मतलब, और बाकी गया प्रीमियम में। इसको मल्टीप्लाई कर देना कितनों से, 8,000 से, पर वही एंट्री होगी। तो चेक कर लेते हैं क्या यही एंट्री है, यस। तो बैंक में आया 8,000 इंटू 50, एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस 8,000 इंटू 70, टू शेयर कैपिटल 8,000 इंटू 10, टू सिक्योरिटी फर्म 8,000 इंटू 110। और खर्चा कहाँ चला गया सर, ये 560 PL में, PNL2 खर्चा ईयर एंड पे। तो वेरी वेरी बेसिक, बट प्लीज मेक इट श्योर इन द एग्जाम डू राइट इन द ब्रैकेट हाउ यू आर कंप्यूटिंग द वैल्यूज। ठीक है ना। तो सेम ईयर है तो यहाँ बहुत आसान हो जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इंस्टीट्यूट नंबर बांट रहा है, बोनस ना मार्क्स है। तो प्लीज मेक श्योर इसमें गलती नहीं करके आएंगे, पूरे तरीके से लिख के आएंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अगला जो बेटा हमारा क्वेश्चन आ रहा है दैट इज फ्रॉम द टॉपिक बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। बहुत ही आसान सा अगेन क्वेश्चन आ रहा है, आसान सा चैप्टर है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखे, बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड 31 मार्च 2023 की, वैल्यूज किसमें बेटा, इन लैक्स है, शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर से 10 रुपए वाले फुली पेड अप, प्रेफरेंस शेयर से 10 रुपए वाले फुली पेड अप, तो ये आपके पास आ रहे 16,000, ये 5,000। रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ चीजें दे रखी है, सिक्योर्ड लोन है, करंट लायबिलिटीज है, एसेट में फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट बैंक और करंट एसेट्स है, ये उसने बैलेंस शीट की चीजें दे दी। ठीक है। कह रहे 1 अप्रैल को रिडीम करे सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर्स को 10% प्रीमियम पे, और बायबैक करे 10% इक्विटी शेयर्स को 20 रुपए पर शेयर में। तो प्रेफरेंस शेयर्स हम सारे ही रिडीम कर रहे हैं, पर इक्विटी शेयर जो हम बायबैक कर रहे हैं वो 10% कर रहे हैं टोटल का, और वो 20 रुपए में कर रहे हैं। इसके लिए कंपनी ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 5,000 लाख पे, जैसे 4700 की हमने बेचा है कितने में, 5,000 पे। कह रहे जर्नल एंट्रीज डालिए और बैलेंस शीट भी बना देना आफ्टर द बायबैक एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो पहले जर्नल एंट्रीज डालो फिर वो करना। तो पहले हमने क्या सीखा होता है बेटा, सर हमने हमेशा पहले सीखा होता है, पहले हम पैसा आने की एंट्री
फिर रिडम्पशन बायबैक की मतलब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और वो सारी बातें करेंगे, फिर हम बैलेंस शीट अपने पास बना देंगे। तो हमने इन्वेस्टमेंट्स 4700 वाली को कितने बेचा बेटा सर 5000 बेचा, तो 300 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक में आया 5000, इन्वेस्टमेंट्स में गया 4700 और पीएनएल मतलब प्रॉफिट जो है आपका ऑन सेल विच इज 300। तो ये एंट्री आ गई किस चीज की हमारी, ये एंट्री आ गई सेल ऑफ आपके पास इन्वेस्टमेंट्स की। फिर हम बात करते हैं जो हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम और बायबैक करना है। तो प्रेफरेंस शेयर तो हमने सारे रिडीम कर रहे हैं, 10% एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं बेटा। सो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं सर 5000 के हैं, इनको 5000 के बदले कितना दे रहे हैं सर 5000 के बदले 5500 देंगे, 10% एक्स्ट्रा है। तो ड्यू की एंट्री 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 500, 10% हो गया ना इसका, टू प्रेफरेंस होल्डर 5500, ठीक है जी। और ये प्रीमियम रिडम्पशन उन्होंने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, पीएनएल टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 500, तो राइट ऑफ हो गया आपके पास में पीएनएल से, ठीक है जी। तो वो हम पीएनएल से जनरली करते क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज़ होती है, हम ग्रुप 1 में जैसे सीखते हैं कि हम सिक्योरिटी भी हम जनरली यूज नहीं करते होते ना, मतलब प्रीमियम रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जैसे हम सीखते भी है, क्योंकि हम यही मानते हैं कंपनी नोटिफाइड है एज पर सेक्शन 133, तो उस वजह से वो इसी वजह से उन्होंने पीएनएल को कर दिया, ठीक है ना। फिर हमारे पास में बेटा इक्विटी शेयर का आगे भी पेमेंट भी करूंगा और सीआरआर भी करूंगा, सो डोंट वरी। अब इक्विटी वाले कितने करने थे, 10%, तो 16000 का 10% कितने हो गए बेटा 1600 हो गया। नंबर में जाओगे तो वो 1600 थे, उसका 10% 160 लाख हो गए। 160 लाख शेयर बाय करने जा रहे हैं क्योंकि नंबर टोटल कितने हैं सर 1600 लाख शेयर है, और इसका 10% कितना हो गया सर 160 लाख शेयर, और 160 लाख शेयर को कितने दे रहे हैं, 10 रुपए के शेयर के बदले 20 रुपए देने की बात करी है। तो ड्यू की एंट्री आ गई, कैपिटल 160 लाख इंटू 10, एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं 160 लाख इंटू 10, प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर बायबैक, ठीक है जी। और प्रीमियम ऑन बायबैक को कहां से राइट ऑफ कर देंगे सर, सिक्योरिटी पीएम से, बिल्कुल वो अपने पास सिक्योरिटी पीएम से हम कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी पीएम टू प्रीमियम बायबैक 1600, ठीक है जी। फिर पेमेंट करनी है प्रेफरेंस होल्डर्स, आपने अलग अलग डालने, अलग अलग डाल दो, उन्होंने इकट्ठे डाल दी। प्रेफरेंस होल्डर को 5500, इक्विटी बायबैक का 3200, टू बैंक 8700, यू कैन पास इट सेपरेटली, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। एंड देन कम्स द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सीआरआर। सर सीआरआर कितना बनेगा सर, सीआरआर के लिए सिर्फ फेस वैल्यू देखनी है। फेस वैल्यू का मतलब बेटा, फेस वैल्यू का मतलब बेटा होता है आपके पास में ये 5000 प्रेफरेंस वालों का और इसका 1600, तो टोटल हो गया 6600, टोटल हो गया कितना 6600, और वो हम ट्रांसफर कर देंगे। जनरल रिजर्व है हमारे पास, फ्री रिजर्व टू सीआरआर, यस सर जनरल रिजर्व में पड़ा है, अच्छा खासा पड़ा है, तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर हो जाएगा। ना होता तो मैं पीएनएल भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो बायबैक वाले का जो हम रेगुलेटरी सीखते हैं, सिक्योरिटी पीएम भी यूज हो सकता है, वो इंस्टीट्यूट करता नहीं है, मतलब सिक्योरिटी में तो वैसे हमारे पास में जो है यूज भी होकर खत्म हो गया, पर मैं वैसे कह रहा हूँ इंस्टीट्यूट करता भी नहीं है जनरली एंट्रीज में, तो वो वैसे तो यहाँ पे खत्म भी हो गया, 1600 था, 1600 से प्रीमियम और बायबैक राइट ऑफ भी हो गया, ठीक है ना। बट जनरल रिजर्व जो आपके पास में उसको हमने यूज कर लिया, अगर वो ना होता तो हम पीएनएल और आप जैसे मर्जी उसको यूसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर 6600 आ गया, एक का 5000 था, एक का 1600 था, तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर। अब हमारे पास क्या बनानी है सर, बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट जो है आफ्टर रिडम्पशन एंड बायबैक, सर प्रेफरेंस वाले तो आएंगे नहीं, इक्विटी वाले हमारे पास में आएंगे। इक्विटी वाले टोटल में हमारे 160 लाख थे टोटल में, मतलब जो नंबर थे 1600 मतलब थे आपके शेयर 16, उसमें से 160 हो गए, तो 1440 रह गए 10 रुपए के हिसाब से, तो अल्टीमेटली वो 14400 आ जाएगा। तो 14400 आ गया शेयर कैपिटल का, ठीक है जी, जो मेन नोट्स है। तो 1440 लाख शेयर थे 10 वाले, और 160 को हमने बाय बैक कर लिया, तो 14400। रिजर्व एंड सरप्लस इज इंपॉर्टेंट, समझिए। जनरल रिजर्व कितना था सर, जनरल रिजर्व हमारा था 12000, तो 12000 में से हमने कितना ट्रांसफर किया 6600, तो रह गया 5400। सीआरआर पहले से कितना था, पहले का पड़ा था 2000, उसमें हमने ऐड किया 6600, तो 8600 हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम 1600 था, तो 1600 का 1600 यूज हो गया, तो वो नीली हो गया। पीएनएल जो था वो 600 था, 600 में आपका प्रॉफिट एक आया था 300 का जो इन्वेस्टमेंट बेची, और जो हमने प्रीमियम रिडम्पशन राइट ऑफ किया 500, तो बचा रह गया 400, तो ये वैल्यू आ जाएगी 14400। तो ये आपके एक एक हमने हमेशा, मैंने आपको सिखाया, आप ब्रैकेट में भी करके दिखा सकते हो, नीड नॉट टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, आप ब्रैकेट में प्लस माइनस कर दी, दैट विल ऑल्सो वर्क, ठीक है। बट ये आपकी कैलकुलेशन चाहे ब्रैकेट में चाहे ऐसे जरूर दिखाएं, तभी आपको कंट्रोल रहता है।
फाइनल वैल्यू मत लिखे, ठीक है ना, वो जरूर बताया अपने पास में, तो टोटल आ गया, ठीक है ना। और डिबेंचर में तो बेटा सीधा ही उसने दिया हुआ है हमारे पास में, विच इज योर 10,000, तो वो सीधा 10,000 ही आ गया है। तो ये 14,400 है, 10,000 है। बाकी आपकी ट्रेड पेबल्स और प्रोविजंस ऐसी ही आ गई 4,600 और 2,000। तो ये होगी हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में बेटा पीपी में कोई चेंज नहीं होना, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो 28 जा रही है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट तो सेल ही होगी थी, वो खत्म हो गई है, ठीक है जी। अदर करंट एसेट्स भी सेम है 16,500 के, वो भी 16,500 आ गया, बट कैश एंड बैंक में आ जाएगा क्योंकि उसमें पैसा आया और गया है, तो इसलिए उसका वर्किंग नोट बन रहा है 4,600 पहले से पड़ा है। तो 4,600 में अगर आप देखेंगे, आप अकाउंट बनाओ प्लस माइनस कर लो यार, कोई जरूरत नहीं आप अकाउंट बनाइए, आप स्टेटमेंट फॉर्म में प्लस माइनस कर दीजिए। तो एक तो इन्वेस्टमेंट बेची तो उसके 5,000 आए थे, एक आपने प्रेफरेंस और इक्विटी वालों को दिया, प्रेफरेंस वालों को 5,500 दिया था, इक्विटी वालों को 3,200 दिया था, टोटल में 8,700 दिया था ना जो मैं सेकंड लास्ट एंट्री डाली थी। तो ये बचा हुआ पैसा आ जाएगा आपके पास में, कितना बच रहा है, दैट इज 900। तो 900 हमारे पास बैलेंस शीट में दिख जाएगा और आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक था, इफ यू गो इन अ नॉर्मल मैनर। हम क्या होता है कई बार जल्दबाजी करते हैं, और गलती सिर्फ जल्दबाजी से ही होती है बेटा, कभी भी गलती तब नहीं होगी अगर आप अपने पास आराम से कर रहे हैं, गलती हमेशा जल्दबाजी की वजह से होगी, ठीक है ना। तो बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन था आपके पास में, इसके साथ ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा बायबैक का, ठीक है ना। नाउ अगला तो जनरल क्वेश्चन है बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपके पास, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स का। वो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द राइट्स ऑफ अ शेयर कैन बी ऑल्टर्ड, कब वो आपके पास में ऑल्टर हो सकता है। तो उसकी जनरल थ्योरेटिकल कंडीशंस आपके पास जो हम पढ़ते भी है वही मेंशन करें, वो आप कंपनी लॉ में पढ़ते हैं। सो वैसे तो आपके पास में जो है राइट्स ऑफ शेयर्स वंस इशूड कैन बी वेरिड और ऑल्टर्ड, आपके पास में जो है अगर कुछ कंडीशंस पूरी हो रही, वो क्या है, इफ सच वेरिएशन जो है विद रिस्पेक्ट टू सच वेरिएशन इज कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, तो अगर मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लिखा है तब आप अपने पास में जो है उसको कर सकते हैं, या फिर इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इफ सच वेरिएशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स ऑफ दैट क्लास। मतलब अगर नहीं भी लिखा तो जो इशू जब किया था उनको, तो उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप कल को वेरिएशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाउएवर उस केस के अंदर में कंसेंट चाहिए होगा इन राइटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 3/4, बेसिकली 75% का आपको कंसेंट चाहिए, ठीक है ना। और बाय मींस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास एट अ सेपरेट मीटिंग ऑफ द होल्डर्स, तो 75% बेसिकली वो स्पेशल रेजोल्यूशन ही हो जाता है, तो उतनों का कंसेंट चाहिए होता है। हाउएवर अब हिंस इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर सीरीज ए की चेंज करना है ऑफ पर्टिकुलर नेचर, इधर अ स्पेशल रेजोल्यूशन will suffice or otherwise more than 75% shareholders can give their assent in writing. It must be understood that company having equity shares with voting rights cannot convert them into equity share with differential voting rights or vice versa. However, the variation in their rights should not affect the rights of any other class, say equity share, B class और preference shares. भाई ऑब्वियसली बात है, अगर एक का राइट चेंज कर रहे हो तो ये नहीं है ना उससे दूसरे में फर्क पड़ना चाहिए, वो सिर्फ उसी का है, और उस वाले को 75% का कंसेंट चाहिए होता है उस पर्टिकुलर क्लास का। In such situation, if variation by one class of shareholder affects the right of any other class of shareholders, consent of 3/4 of such other class of shareholders shall also be obtained. Obviously बात है भाई, अगर क्लास ए का चेंज कर रहे हो और उसके चेंज करने की वजह से क्लास बी पे फर्क पड़ता है, तो भाई सिंपल सी बात है, फिर क्लास बी वालों का भी तो 75% का कंसेंट चाहिए होगा ना। तो वी नीड द कंसेंट ऑफ 75%, बेसिकली एसआर पास करना पड़ रहा है आपको यहाँ पर में, एंड तभी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर तभी कर सकते हो अपने पास में अगर वेरिएशन लाना चाहते हो, ठीक है। तो ये जनरल सा क्वेश्चन था, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है बेटा, दैट इज ऑफ द चैप्टर अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज का। ओहो, हमारे पास बड़े टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, एंड ये भी क्वेश्चन बिल्कुल लेक्चर में किया हुआ है, हमने क्लास में ही किया हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास में सेम क्वेश्चन बेटा। ऑब्वियसली वैल्यूज में थोड़ा डिफरेंट आएगा, बट क्वेश्चन बिल्कुल सेम हमारा कवर्ड है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड 31 मार्च की दे रहा है। इक्विटी शेयर है, डिबेंचर है, लोन है, ट्रेड पेबल है, जर्नल ऑफ बिल्डिंग मशीनरी, ये कंपनी की बैलेंस शीट दे रहा है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, पेटेंट और शेयर इशू एक्सपेंसेस। कह रहे कंपनी वाई लिमिटेड ने खरीदा है, एब्जॉर्ब किया एक्स को ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। तो एब्जॉर्प्शन का केस है, वाई इज टेकिंग ओवर एक्स, ठीक है। वाई टेक ओवर कर रहा है सारे एसेट्स को एक्सेप्ट बैंक एंड पेटेंट एट देयर बुक वैल्यूज लेस 10%। कहता है जी वाई कंपनी खरीदेगी एक्स के सारे एसेट्स को, किस किस को छोड़कर, बैंक और पेटेंट को छोड़कर, और किस पे टेक ओवर करेगी, जो बुक वैल्यू उसमें से 10% माइनस करके। गुडविल की वैल्यू भी लगाएंगे 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट्स, एज्यूमिंग की एनआरआर कितना लेना, नॉर्मल रेट 8% कंबाइंड ऑफ शेयर कैपिटल एंड जर्नलिज्म। साथ में वाई लिमिटेड सिर्फ ट्रेड पेबल्स को लेके जा रही है बुक वैल्यू, बाकी का नहीं बोला, तो जब बता रहे कौन कौन से जा रहे तो वो आएंगे, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन में हम कैश में देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख,
एंड बाकी के बदले फुली पेड शेयर देंगे 100 वाले 125। तो बेटा उसने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए तो नेट पेमेंट मेथड नहीं लग सकता, कौन सा लगेगा, नेट एसेट मेथड। तो पहले पीसी निकालोगे, टोटल जितना देना बनता है उसमें 3 लाख का कैश है, बाकी के शेयर है। तो आप नंबर ऑफ शेयर बताता तो मैं उन दोनों को ऐड कर देता, शेयर और कैश को, तो पीसी निकल आती, वो नेट पेमेंट होता है, यहाँ वो नहीं लग रहा। एवरेज प्रॉफिट 60 to 200 है, गुडविल को निकालने में मदद करेगा। लिक्विडेशन जो खर्चा उस कंपनी का लगा 8,000 लगा। वाई लिमिटेड ने खत्म होने से पहले बेसिकली जो है यहाँ पे टेक ओवर से पहले गुड्स बेचे थे 60,000 के, एक्स को 80,000 में। 50,000 वर्थ ऑफ गुड्स अभी भी इन्वेंट्री में पड़े ईयर एंड पे, उसमें से बचे रहेगा तो स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। और ट्रेड पेबल में 20,000 ड्यू टू वाई है, तो ट्रेड पेबल जो एक्स के है उसमें 20,000 वाई का आ गया, तो इंटरओइंग की पॉइंट आ गया। कह रहे लेजर अकाउंट बना दीजिए एक्स की बुक्स को क्लोज करने के लिए, बैलेंस शीट बना देना वाई की आफ्टर द टेक ओवर। इसमें एक छोटी सी विचित्र बात यह है कि वैसे बैलेंस शीट ऑफ वाई बनाने के लिए वाई की एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट होनी चाहिए, पर क्वेश्चन दे नहीं रहा, और जबकि वो होगी, पक्का ही होगी बेटा, उसमें कोई डाउट नहीं है। भैया अगर ट्रांजेक्शन हो रही है, एब्जॉर्प्शन का केस है, अमेलगमेशन तो ना कि न्यू कंपनी बन रही है, पहले से कंपनी आपके पास में है, उसने टेक ओवर किया, तो उस केस के अंदर में वाई की बैलेंस शीट होगी, पर वो दे नहीं रहा तो हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। हम जो बनाएंगे वो सिर्फ नॉर्मल बन जाएगी, सिर्फ एक्स की टेक ओवर वाली, पर पहले एक्स को खत्म भी करना और एक्स को टेक ओवर ही करना, उसके लिए पीसी निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए बेटा गुडविल निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो विल गो स्टेप बाय स्टेप। तो लेजर अकाउंट्स पे तो हम बाद में आते हैं, बैलेंस शीट में भी हम बाद में आते हैं, तो गुडविल पे पहले आते हैं, और फिर उससे रिलेटेड आपके पास आएगी परचेज कंसिडरेशन। तो गुडविल कैसे निकलेगी बेटा, सुपर प्रॉफिट है विच इज एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60 to 200, यस सर 60 to 100। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा सर, 8% शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व का। तो शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व कितना बनता है बेटा, जनरल रिजर्व है 40, शेयर कैपिटल है 4 लाख, तो 440 का 8%, तो 440 का 8% इतना आया, ये आ गया सुपर प्रॉफिट, इंटू 4 ईयर परचेज करा तो ये आ गई गुडविल, ठीक है जी, ये आ गई गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू तो ले ही ली हमने नेट एसेट के, बाकी सबका क्या करना है, बैंक और पेटेंट को छोड़ के सबका क्या करना है, 10% कम करना है बेटा, ध्यान से। तो इसमें हमारे पास में बिल्डिंग आएगी, बिल्डिंग 170 माइनस 10% 153, मशीनरी 320 माइनस 10% 288, ठीक है जी। फिर इन्वेंट्री 110 माइनस 10% 99,000, ट्रेड रिसीवेबल 130 माइनस 10% 13,117, ठीक है जी, 10% कम पे टेक ओवर कर रहे हैं। और फिर बैंक आना नहीं, पेटेंट्स आने नहीं, शेयर इशू एक्सपेंसेस खर्चा है वो तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, वो तो लॉस ही है। लाइबिलिटीज में सिर्फ ट्रेड पेबल बोला था तो वो आ जाएंगे बुक वैल्यू पे 160 पे, तो माइनस हो जाएंगे। सर बाकी लाइबिलिटीज लोन वगैरह बेटा नहीं बोला, उसने साफ लिखा है कि सिर्फ आपका ट्रेड पेबल जा रहे हैं, सिर्फ आपके पास ट्रेड पेबल जा रहे हैं। सो ये हमारे पास बेटा नेट एसेट्स आ जाएंगे। और ये कंसिडरेशन कैसे सेटिस्फाई हो रही है सर, इसके बदले हम 3 लाख रुपए तो नगद दे रहे हैं, तो बाकी के 3,05,000 के शेयर देंगे 125 वाले, पर हमारा शेयर तो 100 का है, तो 100 वाला शेयर 125 पे इशू कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय 125 हो जाएगा, तो 3,05,000 डिवाइडेड बाय 125 हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए वो बनते हैं 2440 शेयर, तो 2440 शेयर्स दिए जाएंगे 100 वाले 125 पे, ठीक है जी। ये हमारे पास परचेज कंसिडरेशन आ गया और उसकी सेटलमेंट हो गई। अब हम चलते बेटा पहले पुरानी कंपनी को बंद करते हैं। तो पुरानी कंपनी को बंद करने के लिए उसका क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, यस सर, बाकी रिस्पेक्टिव अकाउंट बनेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले एंट्रीज बेटे बुक वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बुक वैल्यूज क्या क्या, जैसे बिल्डिंग है 170 320 है, तो 170 320, ठीक है जी। फिर इन्वेंट्री 110, ट्रेड रिसीवेबल 130, 110 और 130, ठीक है जी। फिर बैंक तो आएगा नहीं, पेटेंट 65 है, पेटेंट 65 आ गया। फिर आपके पास में बेटा ये तो खर्चा है, बैंक तो कहाँ चला जाएगा, बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट देख लेते। बैंक अकाउंट में बेटा 68 आ गया, तो बैंक में आ गया 68। शेयर इशू एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे सर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट जो बन रहा होगा बेटा, यहाँ कुछ अकाउंट ज़्यादा बनाए हुए, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। तो वहाँ पे शेयर इशू एक्सपेंसेस आ गया, लॉस है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगली चीज़ क्या आपके पास में, शेयर कैपिटल कहाँ गई, अगेन आपके पास में शेयर होल्डर अकाउंट में। देन आपके पास बेटा क्या है, जनरल रिजर्व भी कहाँ चला जाएगा, शेयर होल्डर अकाउंट में। तो रिजर्व सरप्लस लॉसेस सब कहाँ चले जाते हैं बेटा, शेयर होल्डर अकाउंट में, ठीक है ना। फिर ट्रेड पेबल कहाँ चला जाएगा सर, ट्रेड पेबल चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में 160।
अब ये जो दोनों लायबिलिटीज है एक्चुअली में ये जानी चाहिए कहाँ पे, रियलाइजेशन में, और फिर वहां पे होनी चाहिए। मतलब मैं इंस्टीट्यूट के ऊपर क्या करता है, डायरेक्टली पे करते हैं, बात एक कोई है जी, उसमें कोई फर्क नहीं है जी, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप डायरेक्टली अकाउंट बना के वहां टू बैंक डाल दो, या रियलाइजेशन में भेजोगे तो टू बैंक डालोगे, क्योंकि वो पे तो होनी है। तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ नहीं दिखाया, बच्चा बार में डाउट पूछ रहा होता है, तो बच्चे कह रहे होते हैं सर कि हमें ये बताइए कि आपके पास उन्होंने भेजा क्यों नहीं। अरे भेज दीजिए यार, आप कॉन्सेप्ट से चलो, नहीं तो इंस्टीट्यूट अलग अलग समय पे अलग अलग ओपिनियन करते हैं, आप बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। आप दोनों को भेजो, टू बैंक डालो, उससे कोई रिलेशन के प्रॉफिट फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली ही इसे डाल दिया। तो जैसे डिवेंचर्स का देखो अकाउंट बनाया 2 लाख और टू बैंक किया, लोन का डाला 80 और टू बैंक किया, आप इसे वहां भेज दो तो अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सीधा यहाँ पे आपके पास बाय डिवेंचर्स और बाय लोन आ गया, जबकि बाय रियलाइजेशन आ रहा होता आइडली, समझ रहे बात को, बाय रियलाइजेशन आ रहा होता आइडली, इन्होंने ये कर दिया ऐसा, ठीक है ना। फिर हमारी सारी बैलेंस शीट चलेगी, यस सर सारी बैलेंस शीट चलेगी। अब पीसी ड्यू होगी, पीसी जो भी हमारे पास आई थी परचेज कंसिडरेशन ड्यू हो जाएगी, तो बाय आपके पास में वाई लिमिटेड आ गया 6,05,000, तो वो उसके अकाउंट में चला जाएगा 6,05,000 वाई के अकाउंट में, यस सर। और उसे क्या क्या मिला सर, 3 लाख कैश और बाकी के शेयर, तो 3 लाख कैश आया, बाकी के शेयर है, ठीक है जी। तो वो 3 लाख हमारे कैश अकाउंट में आ गया, और बाकी के जो शेयर्स है वो हमारे किसको बंटने हैं, शेयर होल्डर को, तो वो शेयर्स का अकाउंट बना दिया, नहीं भी बनाएंगे चलेगा, तो शेयर्स का अकाउंट आ गया, और लास्ट में जाके डिस्ट्रीब्यूट किसको ही होने, वो आप देखेंगे शेयर होल्डर्स को ही होने, वो मैंने अभी डाल दिया, चाहे मैंने अभी डाल दिया, अब लास्ट में डाल दो वो एक ही बात है, ठीक है ना, वो अभी डल गया। अब इसके अलावा आते हैं जो एसेट लायबिलिटीज टेकन ओवर नहीं है उनको करना, तो उसमें डिबेंचर और लोन तो हम कर ही चुके हैं डायरेक्टली, चाहे रियलाइजेशन करते। पेटेंट की ऑब्वियसली वैल्यू बेटा नील मानी जा रही है, क्योंकि पेटेंट है ऑब्वियसली वो नील ही होगा, अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा तो। हम एसेट्स की किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे। देखो अगर मशीनरी होता, बिल्डिंग होता, हम फिर भी बोल लेते। पेटेंट ऑब्वियसली इंटेंजिबल वगैरह की गुडविल पेटेंट की वैल्यू नीली मानी जाती है, तो इसलिए उसकी वैल्यू नील मानी गई है, तो उसको कंसिडर नहीं किया गया, उसकी वैल्यू जीरो ही मानी गई है, तो इसलिए कोई रिलाइज वैल्यू नहीं है। और एक उसने हमें बताया था जो खर्चा लगा था इसका 8,000 बंद होने का, लिक्विडेशन का, तो वो टू बैंक आ जाएगा 8,000, तो वो यहाँ पे भी आ गया आपका रियलाइजेशन का आपका 8,000, ठीक है जी। फाइनली आपका रियलाइजेशन का क्या आ जाएगा बेटा, आप चेक करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीजें होगी, यस सर। हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, आपका लॉस आ रहा है 38, और वो शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा, दैट इज अ बैलेंस शीट, और वो यहाँ पे आ गया रियलाइजेशन का लॉस। अब लास्ट में इनको क्या देना है सर, शेयर्स दे देने, वो हमने दे दिया 305 के, और बचा हुआ हम क्या दे देंगे इनको, कैश। तो कैश कितना बचा हुआ बेटा, ये बैलेंस फिगर आ गया हमारे पास, जो 80,000 बचा हुआ कैश है सब करने के बाद। तो जब आप बचा हुआ कैश उनको देंगे 80,000, तो यहाँ पे आए 80,000 टू बैंक, तो आपका ये अकाउंट टैली हो जाएगा, आपका अकाउंट टैली हो जाएगा। तो इससे आपकी पुराने की बुक्स क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। देखो यू नीड नॉट टू मेक शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट, यू नीड नॉट टू मेक जनरल अकाउंट, वो सीधा ही भेज देते हैं शेयर होल्डर में, फायदे नुकसान सब वही जाने। इवन डिवेंचर लोन की भी जरूरत नहीं थी अगर आप रियलाइजेशन से रूट करते, तो ही मैंने बोला ना, वो रियलाइजेशन से रूट करो, वहीं सीधा टू बैंक डाल दो, आपके लिए आसान है, तो वो इकट्ठी आ जाता है रियलाइजेशन का सीधा ही। और नेट आंसर वही आना था, उन्होंने बनाया है तो चलो मैंने भी टिक करा दिया, ठीक है ना, वो अल्टरनेटिव अप्रोच है। अब चलते बेटा कंपनी के केस में। कंपनी के केस में अब ध्यान क्या रखना है, सिर्फ टेक ओवर वैल्यूज और जो बैलेंस शीट का मुद्दा था, वो सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ें बोली थी, पहले मैं उतनों को देख लेता हूँ, उतनों को टिक कर देता हूँ, और हमने सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। पर बैलेंस शीट तभी बन पाएगी अगर आपको फ्लो ऑफ एंट्रीज क्लियर है, सिंस नेट एसेट लग रहा है। तो आपका नेट एसेट जब लग रहा है ना बेटा, तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ें टेक ओवर हो रही है ना, ये वाली सारी, यही चीज़ें आपके पास में दिखनी है, और इसके बदले हमने कैश और शेयर दिए, वो प्रीमियम पे दिए, तो वो आएगा। दो चीज़ें हमें बस ध्यान में रखनी है, एक स्टॉक रिजर्व का पॉइंट आना है जो बचे गुड्स रह गए, और एक इंटरओइंग है। तो इंटरओइंग का तो सिंपल पॉइंट है, उतने से डेटर भी कम हो जाएंगे, उतने से क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे, जो 20,000 का है, उतने से डेटर भी कम हो जाएंगे, उतने से क्रेडिट। बट वो एक्चुअली में अगर मैं देखा जाऊं, तो ट्रेड पेबल एक्स में थे, तो वो ट्रेड रिसीबल वाई के थे, वो वाई के कम होने चाहिए थे, वो बैलेंस शीट ही नहीं दे रहा, मैं क्या करूं। इवन इंस्टीट्यूट ने भी नीचे आंसर में लिख दिया, अब वो भी इंस्टीट्यूट भी बेचारा क्या करे, खुद ही क्वेश्चन लिखता है, और कई बार खुद ही ऐसे करता है। तो उन्होंने यहाँ पर में लिखा हुआ है, इन एब्सेंस ऑफ द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज कंप्लीट बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो भाई नहीं बना सकते, जो दे रहा है उसी से बना रहे हैं, तो टेक ओवर वाली से रिलेटेड हो रही है, ठीक है ना। तो हम जितनी चीजें हमने करी थी हम उतनों को तो डाल देते। तो शेयर कैपिटल बेटा वो 2440 शेयर्स आए थे 100 वाले, और बाकी आपका 25 रुपये प्रीमियम में गया था, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 2440 इंटू 25। तो ये हमारा इतना टिक हो गया, इसमें से मैं शेयर कैपिटल तो टिक कर देता हूँ चलो।
फिर हमारे पास में क्या था, जो हमने कैश दिया था, अब पड़ा तो है नहीं तो वो बैंक ओडी के रूप में दिख गया 3 लाख। ये पीसी जो हमने दी उसकी बात आ गई, ठीक है ना, पीसी दी उसकी सेटलमेंट हो गई। अब जो एसेट लायबिलिटीज आए थे उसमें क्या क्या था सर, हमारे पास में गुडविल था 108, तो गुडविल 108 इंटेंजिबल में दिखेगा, यस सर गुडविल 108 इंटेंजिबल में दिख गया। फिर हमारे पास में क्या था सर, सर बिल्डिंग और मशीनरी था 153 और 288, तो 153 और 288 हमारा बिल्डिंग और मशीनरी आ गया पीपी में, तो ये टोटल आ गया 441, ठीक है जी। फिर हमारे पास में क्या था, इन्वेंट्री है 99, तो इन्वेंट्री 99 अभी इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें वो स्टॉक रिजर्व का पॉइंट आना है, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल था 117 और ट्रेड पेबल था 160, तो 117 और 160 इसमें से वो इंटरोइंग माइनस होगी, 117 है और ये 160 है, और वो इंटरोइंग कितने की थी, 20 की थी। जो हमारा बचा हुआ कॉमन अमाउंट है तो 20 से दोनों साइड से माइनस कर दिया, क्योंकि एंट्री डल रही होती है ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर टू डेटर, तो माइनस हो गया। वैसे तो वाई की भी अपनी वैल्यूज होती तो वाई की खुद की प्लस एक्स की माइनस करते होते, बट अब वो एक ही दे रहा है तो इसी में से हो रहा है, तो ये 97 रह गया, ये हमारा 140 रह गया, तो ये 97 रह गया, अब ये 140 रह गया। सिर्फ एक पॉइंट बचा हमारा स्टॉक रिजर्व और उसके बाद क्वेश्चन खत्म। अब बेटा जो स्टॉक रिजर्व का हमारा पॉइंट बचा है उसको हम देखते हैं जरा। यहां उसने बोला था 60,000 के गुड्स को बेचा था कितने में, 80 में, तो बेटा 60 के गुड्स को प्रॉफिट 20 ऐड करके 80 में बेचा जा रहा है, ठीक है उसने, और उसमें से 50 के रह गए, तो स्टॉक में 50 के रह गए हैं। अब इसके अंदर कितना प्रॉफिट है सर, ऑन सेल चाहिए होता है, तो ऑन सेल का मतलब है 20,000 ऑन 80,000 इज 1/4, भाई ऑन कॉस्ट तो 1/3 है पर ऑन सेल इज 1/4, तो इसके अंदर में 1/4 के हिसाब से कितना बनता है, ये आप सिंपली निकाल लो। अगर 80,000 के अंदर में 20,000 का प्रॉफिट है तो 50 में कितना हुआ, तो बात वही है, वो बनेगा 12,500, 12,500। तो नॉर्मली स्टॉक रिजर्व 12,500 आता है, पर एक छोटा सा यहाँ पॉइंट आ गया, कौन सा सर, अरे बेटा बात समझो, हमने क्या किया था, उसके सारे एसेट लायबिलिटीज जो टेक ओवर करके लाए थे वो लेके आए थे बुक वैल्यू लेस 10% पे, बुक वैल्यू लेस 10% पे। तो बेटा जब हमने ये स्टॉक लेके आया, क्योंकि वाई ने एक्स को बेचा था, तो ये 50,000 का स्टॉक एक्स के पास पड़ा। अब एक्स के पास वैसे तो सारा स्टॉक था 110, इसी के अंदर में तो इंक्लूड है ना वो 50 का। अब जब हमने 10% माइनस किया था, हमने 110 को 110 पे थोड़ी ना लाए, हमने 10% कम पे लाए, तो इसमें से भी तो 5,000 कम हो गया, तो हम इसको कितने पे लेके आए, इस हिस्से को 45 पे। अब भाई 5,000 तो पहले ही कम कर चुके हैं, तो अभी भी क्या इसके अंदर 12,500 का प्रॉफिट छुपा रह गया, अरे सर हाँ, तो अब सिर्फ कितना रह गया, 12,500 में से 5,000 तो हम पहले ही कम करके लिए आए, तो 5,000 कम करके अब कितना बचा है प्रॉफिट एलिमेंट इसके अंदर, सिर्फ 7,500। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 45,000 का 1/4 कर दे, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो बेटा, हमारी गुड्स की जो रियल कॉस्ट है वो 50,000 में 12,500 का प्रॉफिट था, तो 37,500 रियल कॉस्ट है, अगर आप उस नजरिए से देखोगे। तो हम 45,000 पे तो लेके ही आ रहे 10% करके, तो उसका डिफरेंस 7,500 ही बन रहा है यार, उसके अंदर 12,500 का प्रॉफिट है 50,000 में, तो मैं पहले ही 5,000 कम लेके आ रहा हूं, तो बचा हुआ तो 7,500 ही रह गया ना, बचा हुआ तो 7,500 ही रह गया। तो वही हमारे पास में यहां पर में बात करी गई है, तो इसीलिए स्टॉक रिजर्व के लिए उसने ये बात बोली है कि 12,500 बनता था, क्योंकि हम 10% पहले ही कम लेके आ रहे, तो 5,000 कम करके 7,500 बना। तो एंट्री क्या डाल दी सर, प्रॉफिट कम कर दिया, पीएनएल कम हो गया एक तरीके से, और दूसरी चीज आपका आ गया इन्वेंट्री कम कर दी, तो यहाँ पीएनएल का वो नेगेटिव दिखा दिया क्योंकि पहले से कुछ नहीं है, और इन्वेंट्री कम कर दी 7,500 से, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी विच इज 91,500, और आपके पास में 53,500 बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। सर एक छोटी सी और चीज बताइए, क्या बेटा सर अगर आपने 10% कम करा था तो हमारा जो ऐसे इंटर ओइंग वाला पॉइंट था जो 20,000 का था, अगर हम 10% कम ही करके ला रहे थे तो वो भी तो कम हो गया होगा ना फिर। हाँ पॉइंट तो अच्छा पूछा, पर ध्यान से देखो बेटा, वो ट्रेड पेबल एक्स के में जुड़ा हुआ है, जो ड्यू टू वाई है वो एक्स के क्रेडिटर्स है और वाई के डेटर्स है। तो मुझे बताओ आप किस कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो, सर एक्स को, एक्स के क्रेडिटर उठ के इधर आ रहे हैं, तो क्या एक्स के क्रेडिटर कम करके लाए हो, नहीं सर वो तो बुक वैल्यू पे थे, हम एक्स के डेटर कम करके लाए हैं। तो अगर एक्स के डेटर कम करके आए हैं, तो अगर वो उल्टा लिखा हुआ था कि ट्रेड
रिसीवेबल ऑफ एक्स में बी इज ड्यू टू वाई है वैसे लिखा होता तो मैं उसमें भी आपके पास में फिर फर्क पड़ता। तो फिर वहां पे क्या होता है, मैं पहले ही इंटररोइंग कैंसल करके आइडली फिर 10% माइनस कर रहा होता। तो उसका रेलिवेंस ये हो जाता है कि हम अपने पास फिर 130 में से पहले 20 माइनस करता फिर 10% माइनस करता, क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो खुद का यार उसमें क्यों 10% माइनस करना। तो वहां पे वो चीज हो जाती है, ठीक है। पर वो ट्रेड पेबल है उसके और मेरे ट्रेड रिसीवेबल है बाई के, तो उसके तो मैं डेटर कम करके ला रहा हूँ, क्रेडिटर थोड़ा ना कम करके ला रहा हूँ, समझे बात को। तो वो कंफ्यूजन ना रखना, वो हमने लेक्चर्स में भी बहुत डिटेल में बात करी होती है वैसे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हो जाते हैं और इससे क्वेश्चन पूरे का पूरा एंड टू एंड आपके साथ में कंप्लीशन हो जाती है बेटा, ठीक है ना। एमलगमेशन का क्वेश्चन भी हमारा हो गया। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑफ चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। तो आसान सा चैप्टर है। इसमें बेटा एक बैलेंस शीट दे रखी है रूबी लिमिटेड की 31 मार्च की, ये आपके पास में बैलेंस शीट दी गई है, ठीक है जी। और इसके बाद में उसने बताया कुछ एरियर्स है प्रेफरेंस डिविडेंड का 560, कंपनी को लॉसेज हो रहे हैं पिछले सालों से कुछ बैड मार्केट कंडीशंस की वजह से, और उम्मीद है कि फ्यूचर अच्छा ही होगा, जैसे हर कोई इंसान करता है, अपेक्षा तो हमेशा अच्छे की होती है। स्कीम एग्री करी गई है रिकंस्ट्रक्शन की और कोर्ट ने तो सब ने अप्रूव कर दिया। आपको पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, मैं सारे हमसे कह रहे हैं जर्नल एंट्रीज डाल दीजिए और बाद में बैलेंस शीट बना देना। भाई मेन तो जर्नल एंट्रीज है, बैलेंस शीट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और जर्नल एंट्रीज के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक एक पॉइंट पढ़ते जाते हैं और उसे एंट्रीज में डालते जाते हैं। सबसे पहले क्या है, इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट कर दो 6 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो पहले कितने हैं वो सर, पहले हमारे पास 60,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच है। अरे ये तो सब डिवीजन हो गई, 60,000 शेयर 100 के बदले 6 लाख शेयर 10 वाले दे दिए, कोई रिडक्शन नहीं है। तो शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल ही एंट्री डल रही होती है इसकी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 100 वाला है पहले, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाला हो गया, कोई रिडक्शन नहीं है। सब डिवीजन बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं, एक 100 के बदले 10 शेयर दे दी ना 10 वाले बेटा, तो इट इज सब डिवीजन। फिर इक्विटी शेयर होल्डर सरेंडर करेंगे कंपनी को 80% अपनी होल्डिंग। हाँ ये इसीलिए तो किया जाता है, शेयर सरेंडर का पॉइंट आ गया। तो उनको 6 लाख शेयर दे दिए 10-10 वाले और उनसे बोला 80% शेयर कंपनी को दे दो, तो सरेंडर करवा लिया, जो हम बाद में यूज कर सकते हैं। तो शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर 80% हो गया, 60 लाख का 80%, 60 लाख का 80%, तो शेयर सरेंडर आ गया आपके पास, ठीक है। फिर प्रेफरेंस होल्डर्स फॉरगो करेंगे राइट ऑन एरियर ऑफ डिविडेंड इन कंसिडरेशन, जिसके वजह 7% को हम 8% में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रेफरेंस वालों के साथ क्या कमिटमेंट हुई भाई, जो तुम्हारे 7% प्रेफरेंस शेयर्स है उसके बदले हम तुम्हें 8% वाले शेयर देंगे और तुम हमें डिविडेंड को फॉरगो करना पड़ेगा। ये तो पहले ही कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, तो इसकी तो कोई एंट्री आएगी नहीं, फॉरगोइंग की नो एंट्री। पर जो 7% वाले थे हमारे ये 40 लाख के, उनके बदले हम 7% के बदले कितने दे रहे हैं, 8% वाले दे रहे हैं। तो एंट्री हुई 7% प्रेफरेंस शेयर टू 8% प्रेफरेंस शेयर 40 लाख, और उन्होंने अपना फॉरगो करा, उसके लिए नो एंट्री। जो उन्होंने डिविडेंड फॉरगो करा बेटा उसकी कोई एंट्री नहीं, वो सेटल करते हैं तो एंट्री आती है कैपिटल रिडक्शन टू बैंक वगैरह या शेयर कैपिटल जो भी हम देते हैं उनको। तो फॉरगोइंग की कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगला पॉइंट बोलता है बेटा जो ट्रेड पेबल्स है, जो ट्रेड पेबल्स है उन्होंने अपना क्लेम रिड्यूस करा बाय 1/4। उनका टोटल जितना भी क्लेम है ट्रेड पेबल्स का जो कि है 4920 का 1/4 उन्होंने कम किया है। तो चेक करते हैं कितना बनता है सर, 1230 से उन्होंने अपना क्लेम कम किया है, ठीक है जी। और वो कहते हैं उसके बदले इन कंसिडरेशन उनको शेयर देंगे ₹10 लाख के आउट ऑफ द सरेंडर शेयर। नए शेयर नहीं दे रहे, सरेंडर वाले दे रहे हैं। तो इसमें दो एंट्रीज होती है, शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल 10 लाख, और जो 12,30,000 है वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। उनके एंगल से देखो, ट्रेड पेबल्स के एंगल से, तो उन्होंने तो 230 वेव किया क्योंकि उनको तो शेयर मिल गए ना 10 लाख के, चाहे वो हमने पुराने शेयर दिए। तो शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज आ गया, और ट्रेड पेबल टू कैपिटल रिडक्शन होगा वो इन्होंने ना नीचे अलग एंट्री डाली, वहां बेटा 7 डाल दिया, उन्होंने 1230 यहाँ डाल दिया, वो एक ही इकट्ठे करके करा एंट्री। आप ऐसे मत करो, आप तो कंफ्यूज घूमोगे, आप कितनों को एडिट करते रहोगे, आप तो साथ ही डालो। मतलब मैं फिर भी मार्क कर रहा हूँ ना, ट्रेड पेबल टू कैपिटल रिडक्शन 1230 बनती है और ये आती है, ठीक है। फिर ये पॉइंट हो गया। डायरेक्टर्स ने फॉरगो करा अपना अमाउंट जितना लोन का था, तो अगर तो एक्चुअल लायबिलिटी दिख रही है किताब में तो एंट्री आएगी, ठीक है ना। तो लोन फॉरगो किया, डायरेक्टर लोन, यस सर ये रहा 880 का, तो ये फॉरगो कर दिया। तो डायरेक्टर लोन टू कैपिटल रिडक्शन ये इसी में डाल दिया इन्होंने, लोन फ्रॉम डायरेक्टर 880 टू कैपिटल रिडक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। फिर
सरेंडर शेयर जो अब यूज नहीं हो रहे उन्हें कैंसिल कर दो। अच्छा, इतनी जल्दी लिख दिया, नहीं भी होते तो वैसे हम लास्ट में खुद ही कर देते। तो बेटा टोटल में कितने थे हमारे? सर टोटल में ना हमारे थे 48 लाख के। 48 लाख में से हमने 10 लाख के यूज करें यहाँ भी, जो क्रेडिटर्स को दिए, तो बचे कितने? 38 लाख के। वो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल डिडक्शन में। तो सीधा एंट्री आ गई, शेयर सरेंडर टू कैपिटल डिडक्शन 38 लाख। शेयर सरेंडर जो बचे रह गए 48 थे, 48 में से हमने 10 के यूज कर लिए। अभी इस पेज की टॉप की एंट्री भी आपको दिख रहा है। और हमने अपने पास में क्या किया, जो आपके पास बचे रह गए वो हमने कहाँ भेज दिया बेटा? कैपिटल डिडक्शन में। वो हमने कैंसिल कर दिया। क्वेश्चन ने अभी बोल दिया, नहीं बोलता तो हम लास्ट में खुद करते हैं। एसेट्स को रिड्यूस करना एज अंडर प्लांट पेटेंट टू नील, तो पेटेंट का तो पूरा ही कर दो। तो वो आपके पास पेटेंट कितने का है बेटा? देख लेते हैं, 8 लाख का। तो 8 लाख का पेटेंट है, तो कैपिटल डिडक्शन टू पेटेंट हो रहा है पूरा 8 लाख। जो जो आता जा रहा है मैं मार्क करते जा रहा हूँ ना। अगला प्लांट एंड मशीनरी बाय 8 लाख है, इन्वेंट्री बाय 680 है। तो दोनों करने, एक 8 लाख से एक 680 से। तो इन्वेंट्री तो 680 से है, प्लांट 8 लाख से है। बाकी भी आएगा वो अलग बात है, आप इंडिविजुअली कर दो, वो अलग एंट्री डाल दो, वो बात की बात आएगी। तो प्लांट 8 लाख से हो गया, इन्वेंट्री आपका 680 से हो गया। ठीक है जी, ये पॉइंट भी हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स टू द एक्सटेंट ऑफ 34 लाख ही गुड है। तो बेटा जितने हैं उसमें से 34 लाख गुड है, बाकी का क्या हो गया सर? बाकी राइट ऑफ कर देंगे। कितने? 47 थे, 34 गुड है, तो 13 लाख से ट्रेड रिसीवेबल भी कम हो गए। ठीक है जी, 13 लाख से ट्रेड रिसीवेबल भी कम हो गए। फिर रीवैल्यूड फिगर बिल्डिंग की 14 लाख रुपए। अब देख लेते बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो 14 लाख है बिल्डिंग की वैल्यू, तो बिल्डिंग की वैल्यू 14 है। 11 लाख थी जी, अरे 11 की वैल्यू 14 लगाई, तो बढ़ाई है, तो 3 लाख से बढ़ाई जा रही है। तो ये हमारा ऊपर ही डाल दिया इसने, बिल्डिंग 3 लाख आ गया यहाँ पे। और ये सबका टोटल करके 2 कैपिटल डिडक्शन हो गया। आप तो अलग अलग डालोगे बेटा, मैं सच में बता रहा हूँ, आप ऐसे नहीं कर सकते इन द एग्जाम। वो जो लाइबिलिटी कम हुई या एसेट बढ़ा उसकी, ये जो कम होने वाली है तो फिर भी आप इकट्ठे कर देते, तो ये हमने सीखा होता है लास्ट में जाके। ठीक है ना। फिर बैंक लोन को रीपे कर दिया। अच्छा, रीपेमेंट कर दी, तो बैंक लोन टू बैंक, सिंपल। तो बैंक लोन कितने का है देख लेते हैं। तो बैंक लोन 6 लाख का, तो सिंपल एंट्री बैंक लोन टू बैंक। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? ये रही, बैंक लोन 6 लाख टू बैंक। इन्होंने इसको भी इकट्ठे कर दिया, बताओ। तो हमारी तो अलग अलग डालो, बैंक लोन टू बैंक लिखो 6 लाख। ठीक है, वो आगे जो आएगी वो अलग डाल देंगे। फिर जो भी सरप्लस बचेगा उस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि वो तो बाद की बात हो रहा है। एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कितना है? 120। तो एक्सपेंसेस आप सीधा ही डाल दीजिए कैपिटल डिडक्शन टू बैंक। यहाँ इंस्टीट्यूट ने थोड़ा लंबी अप्रोच ले ली। पहले उन्होंने जब खर्चा पे किया उसका नाम ही रख दिया एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक करके, और ये अब खर्चा ही है। अब आपने कैपिटल डिडक्शन यूज नहीं किया, तो उन्होंने बाद में इसको नीचे लिखा टू एक्सपेंस ऑन रिकंस्ट्रक्शन राइट ऑफ में। आप सीधा ही डाल दो ना कैपिटल डिडक्शन टू बैंक, तो बात ही खत्म हो जाएगी। पहले खर्चा टू बैंक, फिर कैपिटल डिडक्शन टू खर्चा, बात तो एक ही है यार, उसमें क्या फर्क है? ठीक है ना, उसमें एक ही बात है। फिर फर्दर 80,000 शेयर्स हमने इशू किए मेंबर्स को फॉर इंक्रीजिंग द वर्किंग कैपिटल और इशू फुली सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, तो फ्रेश इशू हो गया। और हमारा शेयर 10 रुपए का है, हमने सब डिवीजन कर दी थी, 10 रुपए का हो गया था। तो हमारे 80,000 शेयर 10 रुपए पे इशू किए, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन आ गया 80,000 इंटू 10, और फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 8 लाख। आपने इकट्ठे डालने, आप डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्क तब पड़ता है जब स्टेजेस में हो। यहाँ इकट्ठे ही है सारा, तो आप इकट्ठे भी डाल सकते थे। ठीक है ना। और एक कैंसलेशन प्रेफरेंस डिविडेंड का लिखा हुआ है, जनरलाइज नहीं होता, वो कॉन्टीजेंट होता है, उसका डिस्क्लोजर नहीं चाहिए होता। ये तो वो बात लिख दी कि एंट्री नहीं डलती। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने बेटा लिख के छोड़ा हुआ था कि जो भी सरप्लस बचेगा आफ्टर मीटिंग लॉसेज, उससे आप प्लांट की वैल्यू कम करना। तो जो भी बचा हुआ कैपिटल डिडक्शन का बैलेंस है उसे प्लांट ही कम करना। तो आप देखेंगे तो हमारी सारी एंट्रीज जो है वो पीछे हो चुकी है। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर बेटा जो आती है वो आपकी 830 आएगी। पर सर उससे पहले क्या हमें कुछ बची हुई चीजें और राइट ऑफ करनी है? यस। तो बची हुई चीजें आपको देखनी है, कोई नुकसान तो नहीं दिख रहा सर। पीएनएल दिख रहा है 680, या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो तो पीएनएल ही है 1680 एक तो, और कुछ नहीं है। तो 1680 हमारा राइट ऑफ हुआ और बचा हुआ रह गया। ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी कैपिटल डिडक्शन अकाउंट की। तो इफ यू मेक द कैपिटल डिडक्शन अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 830। वो टू प्लांट ही करने के क्वेश्चन ने कहा। सर अगर ना बोलता तो सर कैपिटल रिजर्व में जाता है, उसमें तो बोला हुआ है, सीखा हुआ है हमने। नहीं बोलता तो कैपिटल रिजर्व में जाता है ना। बोल दिया तो फिर वो करेंगे हमने, तो हमने वो कर दिया। कई बार बोलता है कुछ प्लांट कम कर दो, कुछ कैपिटल रिजर्व, तो वो अलग अलग कई बार सिनेरियोज देता है। नॉर्मली कैपिटल रिजर्व बोल दिया कुछ और तो वो रूल लग जाएगा। तो ये टोटल हो गया हमारा, तो 1630 प्लांट कम हो गया। ठीक है जी। अब इसके बाद आपकी बेटा सिंपल बैलेंस शीट बनी है।
मुझे बैलेंस शीट यहाँ पे आपको टिक कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट इज सिंपली आफ्टर दी जो भी चीजें दी थी, तो इसमें जो चीजें बची रह गई है ना वो आ रही है, मतलब शेयर कैपिटल वगैरह। तो शेयर कैपिटल हमारे पास जो टोटल शेयर्स है वो इशू हमने किए उसके बाद भी आए, फ्रेश इशू किए, उनको सबको लेने के बाद है आपके प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, ठीक है ना। तो वो सब कंसिडरेशन करने के बाद है। सर अगर इक्विटी का हम देखते हैं, चलो इक्विटी का दिखाता हूँ। 60,000 शेयर थे, उसके 6 लाख बनाए थे हमने। यस सर, उसमें से 80% हमने क्या कर दिए थे, सरेंडर। तो 20% बचे थे, तो 1,20,000 शेयर तो वो थे, ठीक है जी, जो हमने एंट्रीज डाली थी। तो हमने 48 लाख तो कम कर दिया था। फिर हमने ये 10 लाख के और करे थे, तो 1 लाख शेयर वो हो गए थे, और हमने 80,000 ये करे थे, और 80,000 हमारे टोटल हो गए। तो कितने बन गए, 3 लाख। ये तो ऑथराइज है बेटा, तो टोटल में देखेंगे तो 3 लाख इक्विटी शेयर से 10 वाले, और प्रेफरेंस एज इट इज है, उसमें तो वो 7 की बजाय बस 8% हुआ था, ठीक है ना। तो वो वैल्यूज हमारी शेयर कैपिटल की है। जनरल रिजर्व अगर आप देखेंगे तो वो एज इट इज 12 है, वो एज इट इज 12 आ गया। डायरेक्टर लोन खत्म हो गया था, ट्रेड पेबल हमारा 1/4 से कम हो गया था, तो ट्रेड पेबल हमारा 1230 से कम हो के आ गया। इधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे हैं बेटा 640 के, तो वो एज इट इज 640, उसका कोई चेंज नहीं है, अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा, ठीक है जी। बाकी अब वो एसेट्स वगैरह का है, तो उनकी वैल्यूज आनी है। उसके अंदर अगर देखेंगे तो प्लांट मशीनरी की वैल्यू हमने काफ़ी कम कर दी थी, लास्ट एंट्री में भी बाकी किया था, 60 लाख में से 1630 कम किया था। बिल्डिंग की वैल्यू हमने बढ़ा दी थी, 14 लाख पे लेके थे, 11 से 14 लेके गए थे, ठीक है ना। तो वो 14 आ गई। इनटेंजिबल खत्म ही हो चुका है। जो आपके पास में बाकी चीज़ें हैं, इन्वेंट्रीज की वैल्यू हमने कम कर दी थी बेटा, 3260 से हमने कम किया था, वो कितने से, 680 से, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री 3260 से 680 कम किया। ट्रेड रिसेबल 34 लाख ही गुड थे। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बेटा दो चीज़ें आ रही हैं, एक आपके पास में कैश इन हैंड है, वो तो एज इट इज़ है 240, चलो मैंने पूरी मैच करा दी। और बैंक का बैलेंस पहले से कितना था, तो बैंक का बैलेंस था 460 में बेटा हमने एक बैंक लोन रीपे किया था, एक हमने खर्चा पे किया था, ठीक है ना। और एक हमने फ्रेश इशू जो आया था वो 8 लाख पैसे आए थे, जो हमने एंट्रीज डाली। बस एंट्रीज में आपने देखना है, जब जब आपने क्रेडिट किया बैंक को कम हो गया, जब जब पैसा आया डेबिट किया तो ऐड हो गया, तो इतना बचेगा 540। तो ये 540 आपके पास आ जाएगा, और ये हमारे पास में टोटल हो गया 780, और बैलेंस शीट आपकी टैली कर गई, ठीक है ना, बैलेंस शीट आपकी टैली कर गई। तो विद दिस आपके पास में ये क्वेश्चन भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पूरा एंड टू एंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। एंड टू एंड पूरे का पूरा डिस्कस हो जाता है, पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ आ गया होगा। यस सर, ठीक है जी, यस सर, यहां तक बात हमारे को समझ आ जाती है। देन आगे बढ़ते बेटा, अगला क्वेश्चन आ रहा है लिक्विडेशन से। बड़े आसान सा क्वेश्चन है ना, गेन किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। लास्ट में टॉपिक करते हैं ओवरराइडिंग का, उससे रिलेटेड है, और ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ भी है। कहता है हमारे पास जो अमाउंट देना है वाइंडिंग अप के समय, वो हमने क्रेडिटर्स का और वर्कमैन ड्यू का देना है 250 और 5 लाख। बताओ पेमेंट कितनी कितनी करोगे और ट्रीटमेंट कैसे करोगे टू इंस्टांसेस में। अगर 4 लाख पे सिक्योरिटी रिलाइज होती है और 2 लाख पे आपकी सिक्योरिटी रिलाइज होती है, तो बेटा हमने क्या सीखा है, बिकॉज ऑफ द पेरी पासो की वजह से जो सिक्योरिटी होती है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, वो शेयर करी जाते हैं बिटवीन द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड द वर्कर्स इन द रेशियो ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो 250 और 5 लाख आपके पास में जो है ये रेशियो है 1:2। इस रेशियो में 4 लाख रुपए को बांटा जाएगा, जो आपके पास 4 लाख रुपए, तो ये इतना इतना बढ़ गया। वो आप डेसिमल्स का देख सकते हो, 3 और 7 लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये बचा हुआ अमाउंट रह गया, ये क्या है सर, बचा हुआ अमाउंट है हमारा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओवरराइडिंग का मतलब भाई इतना पैसा अब हम उनको देंगे, मतलब ये तो हमने सिक्योरिटी बांट ली, जो सिक्योरिटी रिलाइज कर ली 1:2, जो बचा हुआ ओवरराइडिंग का मतलब हो गया ये पैसा हम पहले देंगे बिफोर वी इवन पे टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो ये पहले पे किया जाएगा, ये पहले पे किया जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको पहले पे करेंगे बिफोर इवन वी पे टू आपके पास में किनको, हम अपने पास में इवन प्रेफरेंशियल को देने से पहले, ठीक है ना। क्योंकि हमारा अमाउंट जो यहाँ पे रिलाइज हुआ
वो 4 लाख हुआ, जबकि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 2.5 लाख था। एक वो छोटा सा पॉइंट में बोल रहा हूँ, ज्यादा पैसे आ रहे थे, तो इसलिए सारे का सारा बचा हुआ कहां जा रहा है, ओवर राइडिंग में जा रहा है, क्योंकि अगले केस में वो थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। अगर सिक्योरिटी रिलाइज ही 2 लाख में होती जो उसने लिखा है मुझे, तो उस केस में पहले तो 1:2 में बढ़ता, ये जो रेशियो इनके बीच में 1:2 में सिक्योरिटी रिलाइज होती। अब जो बचा हुआ अमाउंट रह गया बेटा, क्या वो सारा ओवर राइडिंग है? सर वर्कर्स का तो सारा है, बट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का ऐसा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अगर मैं पूरी सिक्योरिटी के पैसे ही बांट देता, भाई 2.5 लाख के क्रेडिटर्स थे, मैं उनको पूरे 2 लाख भी देता, तो भी तो उनकी शॉर्टफॉल रहती, तो वो 50 तो जाएगा ही किस में, उनकी बारी तो बाद में आएगी, वो बाद में जाके लाइन में खड़े हो जाएंगे, वो कहां जाएगा, अनसिक्योर्ड में जाएगा, तो वो आपका अनसिक्योर्ड में जाएगा, ठीक है ना। और जो बाकी है, बाकी मतलब जितनी उन्होंने वर्कर्स के साथ में सिक्योरिटी शेयर करी, जितनी उन्होंने वर्कर्स के साथ सिक्योरिटी शेयर करी, वो एक तरीके से क्या हो गया उनका ओवरराइडिंग प्रोविजन। पिछले में ऐसा क्यों नहीं हुआ यार? पिछले में पहले ही ज्यादा आपके पास में बिक रहे हैं, तो उनको तो पूरे मिल जाते नॉर्मल कोर्स में भी, तो वो सारे ओवरराइडिंग है। यहां पे उनको शॉर्टफॉल होती है, तो वो अनसिक्योर्ड बनेगा, तो ओवरराइडिंग कितना बनेगा 1,33,334, तो वो आपके पास क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। तो ऐसा बिल्कुल सेम किया हुआ है, आई थिंक वैल्यूज उसमें हाफ हाफ वगैरह वगैरह थी, तो वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया हुआ लेक्चर्स में, ठीक है ना। देन अगला क्वेश्चन आता है बेटा फ्रॉम दी चैप्टर एनबीएफसी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, आपके पास में क्लासिफिकेशन को रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे एनबीएफसी है, इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट ₹200 लाख है, जिसकी इंस्टॉलमेंट दे रहा है, और कह रहा है क्लासिफिकेशन कर दो इन लाइन विद द एनबीएफसी, जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह, ठीक है ना। तो वो उन डायरेक्शंस के हिसाब से आप अपने पास में से कर दीजिए। तो वो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस में हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं, तो वही हो रहा है। एक स्टैंडर्ड कैटेगरी है, हम कैटेगरीज ऐसे बना लेते हैं, एक सब स्टैंडर्ड है, एक डाउटफुल और एक लॉस है। तो हमने 4 ऐसी कैटेगरीज बना दी बेटा, और उसके हिसाब से हम सेग्रीगेशन अब करना शुरू कर देंगे क्या करके। 400 अकाउंट्स पिछले 1 महीने से इनकम अमाउंट ओवर ड्यू 40 लाख से, ये क्या है सर स्टैंडर्ड, ये किस में जाएगा स्टैंडर्ड में, 400 अकाउंट्स 1 महीना 40 लाख, ठीक है जी। फिर 24 अकाउंट 2 महीने 24 लाख सर, अगेन स्टैंडर्ड, 24 अकाउंट 2 महीने अगेन 24 लाख स्टैंडर्ड, ठीक है ना। 3 महीने तक तो उसी में आता है ना, यस सर। फिर ये आपके पास में 10 अकाउंट्स पे अलग से आता हूँ। 4 अकाउंट्स मोर देन 3 ईयर्स है, 20 लाख के ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है ऐसे से, सो मोर देन 3 ईयर्स है, मतलब तो आप कैसे कहाँ चला गया सर, डाउटफुल में आपका चला जाएगा, डाउटफुल में आपका चले जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 ईयर तक हमारा सब स्टैंडर्ड में रहता है, उसके डाउटफुल में चला जाता है, तो मोर देन 3 ईयर्स है। 4 अकाउंट 30 लाख, तो 4 अकाउंट आइडेंटिफाइड है ऐसे से 3 साल से ज़्यादा हो गए, तो 20 लाख कहाँ चला गया आपका डाउटफुल कैटेगरी में आ गया। एक अकाउंट बेटा 10 लाख का नॉन रिकवरेबल बाय दी मैनेजमेंट है, तो नॉन रिकवरेबल मतलब लॉस, तो 1 अकाउंट नॉन रिकवरेबल, ये लॉस में आ गया, ये किस में आ गया बेटा लॉस में आपके पास आ जाएगा। और फिर ये देता है वो 10 अकाउंट को, और इसकी कुछ ब्रेकअप भी देता है, लिखने का तरीका है, हर बार क्वेश्चन में आता है, और मैंने ऐसे पहले ही बोला भाई, कहते हैं वैसे तो 10 अकाउंट है कुछ जो मोर देन 30 मंथ से 20 लाख के, पर इसकी बाइफर्केशन फिर नीचे जाके दे रहा है। 10 अकाउंट जो है उसमें से 6 अकाउंट सब स्टैंडर्ड है 6 लाख के फॉर मोर देन 12 महीने, तो जो मोर देन 12 महीने वो किस में गया, हो गया डाउटफुल में। तो 6 अकाउंट 6 लाख रुपए, 6 अकाउंट सब स्टैंडर्ड फॉर मोर देन 12 महीने, तो किस में गया 6 लाख इसमें। तो बचे हुए अकाउंट कितने रह गए सर, टोटल में 10 थे, 6 की बात होगी तो 4 अकाउंट की बात रहेगी। टोटल पैसा कितना था 20 लाख था, उसमें से 6 लाख हट गया, तो कितना रह गया 14, तो वो लेस देन 12 मंथ्स है। सर मोर देन 30 मंथ्स का क्या रेलेवेंस हुआ, फिर उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहता इसका, क्योंकि वो उसको बाद में ब्रेकअप करके डाल रहा है, मोर देन 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स, तो वो लिखने का एक तरीका है इंस्टीट्यूट का बार बार इस लैंग्वेज को दिखाने का। तो वो मोर देन 12 मंथ्स वाला डाउटफुल में चला गया, लेस देन 12 मंथ्स वाला सब स्टैंडर्ड में आ गया, तो वो 4 अकाउंट और 14 लाख रह जाएगा, 4 अकाउंट लेस देन 12 मंथ्स 14 लाख, ठीक है जी। अब हमारे पास टोटल हमें पता था बेटा कितना है, टोटल है 200 लाख, तो हमने भी टोटल 200 लिख दिया। जितने टूट आपके पास ब्रेकअप हो गए, बाकी क्या रह गए सर, बाकी ऐसे रह गए जिनका कुछ ड्यू नहीं है, तो वो रहे कौन से सर स्टैंडर्ड, तो वो बैलेंसिंग फिगर आ जाती है हमारी 86। तो ये आपके पास में इस तरीके से सॉल्विंग हो जाती है। अब 5 मार्क्स क्वेश्चन, प्योर बोनस मार्क्स इन द एग्जाम, दिखाने का तरीका हमने सब समझ लिया, ऐसा ही क्वेश्चन आता है भाई, इसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करने और कुछ नहीं करने का।
ठीक है जी। यस सर, ये हम करके आएंगे सर, पूरे 5 नंबर लेके आएंगे अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो। ठीक है जी। यस सर। अगला बेटा कौन सा आ रहा है सर, फ्रॉम दी चैप्टर बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज का चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा किसकी, ऑफ राजा बैंक लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 23 की। वैल्यूज किसमें, इन थाउजेंड्स है। तो आपको इंफॉर्मेशन देते जा रहा है, अभी हम एक एक करके देखेंगे सारी। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट भी है। कह रहे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक निकालिए और पीएनएल अपने पास में बनाना है आपके पास, इंक्लूडिंग शेड्यूल्स इस साल के, और कैलकुलेट करना प्रोविजन रिक्वायर्ड टू मेड ऑन द रिस्क एसेट्स। तो वो प्रोविजन तो हम बनाएंगे, प्रोविजन कंटीजेंसीज। तो बेसिकली सिर्फ ना वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक की बात कर रहा हूँ, ब्रॉड फॉरवर्ड और वो जो एप्रोप्रिएशन हम करते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व वगैरह वो नहीं करने को कह रहा। तो हमारे शेड्यूल जरूर बनेंगे, मतलब वो 13, 14, 15, 16 बनेंगे, और प्रोविजन कंटीजेंसीज का हम आपके पास अलग से आ जाएगा, उसने पूछा भी यार, वो तो पीएनएल में वैसे भी आना ही था। ठीक है जी। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमारा क्या होता है, इसमें फॉर्मेट बन जाते हैं। पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बना, इनकम के अंदर में इंटरेस्ट अर्न्ड, अदर इनकम 13, 14, एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 15, 16, और प्रोविजन कंटीजेंसीज का नीचे आ जाएगा और प्रॉफिट आ जाएगा। यहीं तक बनाना है। अब उसने स्पेसिफिकली लिखा है बिफोर टैक्स तक, तो हम वहीं तक कर रहे हैं बेसिकली। तो वहीं तक की चीजें आ रही है वैसे तो, ठीक है ना। वैसे अगर टैक्स की भी आती है तो वो डलती प्रोविजन कंटीजेंसी में, वैसे बता दूं आपको, हमने सीखा हुआ है। तो ये प्रॉफिट जो आता है वो आफ्टर टैक्स होता है। चलो हम इसको बिफोर टैक्स ले कह रहे हैं क्योंकि यहाँ टैक्स सही नहीं। तो यहीं तक हमने दिखाना है, यहीं तक हमने दिखाना है। अब एक एक करके आइटम देख लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, टोटल इंटरेस्ट अर्नड और रिसीव्ड ऑन टर्म लोन बता दिया इतना है सर। अर्नड आपके पास कितना बनता है, रिसीव्ड ऑन दी टर्म लोन 12,750। अब कह रहा है इसमें से अर्नड ऑन टर्म लोन जो एनपीए वो कितना है, और रिसीव्ड ऑन टर्म लोन एंड एनपीए कितना है। तो बेटा ये जो वैल्यू थी ना, ये सिर्फ अर्नड की थी, तभी उसका रेलिवेंस आएगा। ये व्हाट इज अर्नड एंड रिसीव्ड, अरे यार या अर्नड होगा या रिसीव्ड होगा। तो ये एक्रूअल के हिसाब से बता रहा है टोटल, जबकि हमारा रूल क्या है, पीए का तो एक्रूअल है, एनपीए का रिसीट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल है उसमें से 12,750 था, उसमें से अगर मैं 3,655 माइनस करूंगा तो क्या ये पीए का अर्नड आ जाएगा। यस सर। और एनपीए का हमें कौन सा चाहिए, रिसीव वाला चाहिए, तो 1190 हम ऐड कर देंगे इसमें। तो उन्होंने भी वही किया, वो प्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से करी है, बस वो फर्क यही है। तो उन्होंने यही किया है, 12,750 माइनस, और वो माइनस करके प्लस ही हो रहा है, वो ये आ गया वैल्यू। ठीक है जी। फिर अगला है टोटल इंटरेस्ट कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में कितना है, और अर्न बट नॉट रिसीव्ड उनका जो एनपी है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, पीए का अर्न, एनपीए का सिर्फ रिसीव। तो बेटा अगर टोटल अर्न दे रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनपीए का वो हिस्सा माइनस करना पड़ेगा जो रिसीव नहीं हुआ। जो ऊपर वाले में उन्होंने वैसे ब्रैकेट का मतलब उनका यही था, जो एनपीए का नहीं मिला वो माइनस कर दो, तो आ जाएगा ना आपका सही वाला, तो ये आ गया। फिर अगली चीज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स है, ये कहां जाएगी सर, शेड्यूल 15 में जाएगी। तो ये आपके पास में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 15 में जा रहा है 20,600, मैं उस रिस्पेक्टिव आइटम को डालते जा रहा हूँ। कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तीनों चीजें कहां जा रही है सर, शेड्यूल 14 में जा रही है। तो ये शेड्यूल 14 में जाएगी, 1005, 9380 और 1710। ठीक है ना। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा सर, 13 में ही जाएगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो ये 13 में ही आ रहा है। तो इनके अगर टोटल देखेंगे सारे डल चुके हैं, 44855 है, 12095 है, और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का भी आ चुका है। ठीक है ना, और कोई आइटम नहीं है। और ये बाकी सारे क्या है सर, बाकी सारे खर्चे जो शेड्यूल 16 के हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इंप्लॉइज का आ गया, रेंट, टैक्स, लाइटिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, डायरेक्टर फी, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सब आपके 16 के हैं। तो वो 16 वाला नोट बना, ये सारी चीज़ें डली, और ये टोटल आ गया 18515। तो ये 18515 आ जाएगा। तो उसका कोई ज़्यादा माथापच्ची करने की लोड नहीं है, सीधा लिखा, कैलकुलेटर ने ऐड किया और वैल्यू डाल दी। ठीक है ना। यस सर, यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब हम चलते आगे। बेटा आगे क्या आ रहा है, प्रोविजन। अब प्रोविजन में हम उल्टा देख लेते, वो आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, थोड़ा सा क्योंकि स्टैंडर्ड वाला है। तो लॉस एसेट पे कितनी होती है सर, लॉस एसेट पे होती है 100%, 100%। लिखो जी, लॉस एसेट पे 1500 का 100% है। ठीक है जी, तो 100% आपके पास किया हुआ है। फिर डाउटफुल एसेट जो सिक्योर्ड है 1 ईयर, अच्छा सिक्योर्ड 1 ईयर है सर, इस पे 25%। फिर डाउटफुल एसेट जो सिक्योर्ड नहीं है सर, इस पे तो पूरी 100% होती है, इरिस्पेक्टिव कोई मर्जी साल को हो, तो अनसिक्योर्ड है 100%।
फिर सब स्टैंडर्ड फुली सिक्योर्ड, सर सिक्योर्ड वाले पे कितना होता है 15, अनसिक्योर्ड पे 25 होता है, तो सिक्योर्ड पे 15 होता है, तो 15 आ गया। स्टैंडर्ड पे कितनी होती है 0.4 होती है, बट उसने क्या बोला देखो, उसने बोला इसके अंदर कुछ एडवांसेस है कॉमर्शियल रियल एस्टेट के 35 लाख के, ये वैल्यूज आपके पास जो दे रखी है इन थाउजेंड के हिसाब से है, ठीक है ना, वो इन थाउजेंड के हिसाब से वैल्यूज है हमारी यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखी है, तो वो आपको 35 लाख में से 3 जीरो काटनी पड़ेगी, तो 3500 रह गया। तो जो बचा हुआ है उस पर 0.4 लगेगा, और कमर्शियल रियल एस्टेट पे कितना होता है सर 1%, और रेजिडेंशियल हाउसिंग पे बेटा आपका अलग होता था 0.75, ठीक है ना, तो ये अलग आपके पास में आ गया, अलग आपके पास में आ गया, तो ये हम 1% है उस पर, तो कमर्शियल रियल एस्टेट पे 3500 पे 1% है, और जो बचे रह गए उस पर 0.4 है। ये बचे कैसे आगे, 23,500 में से अगर 3,500 कमर्शियल रियल एस्टेट वाले माइनस कर दोगे तो इसलिए ऐसा हुआ है। कमर्शियल रेजिडेंशियल हाउसिंग का अगर लिखा होता है स्पेशली तो अलग होता है, एग्रीकल्चर वालों का अलग होता है, तो वो रेट से हमें याद किए हुए, तो ये आपके पास में टोटल किया, टोटल प्रोविजंस का डला, टोटल करके आपका आ गया प्रॉफिट जो आपका फाइनल आ रहा है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ऑफ द चैप्टर बैंकिंग कंपनीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट वही था बेटा कि एनपीए की इनकम जो होती है वो किस पे आती है बेटा, रिसीट बेसिस पे, और जो पीए की वो एक्रूअल बेस पे, तो उसका एक पॉइंट था। बाकी तो रिस्पेक्टिव आपके बस वही बनने थे शेड्यूल्स जो भी आ रहे हैं, और एक प्रोविजन के समय हल्का सा ध्यान रखना था, वो कमर्शियल रियल एस्टेट वाला भूल नहीं सकते, स्टैंडर्ड वाले जो है थोड़े से याद रखने जरूरी है, वो पूरा आपको चार्ट दिया हुआ है मैंने, आपको कराया हुआ है, ठीक है ना, तो वो आपके पास में हो जाएगा, ठीक है जी, यस सर। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेटा आपके समक्ष क्वेश्चन आ रहा है अभी जरा, इसके बाद हमारे छोटे छोटे से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जब हम देखेंगे तो मेनली आपके फिर स्टैंडर्ड्स ओरिएंटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना, तो वो इंस्टीट्यूट ने वैसे भी इस बार जो आरटीपी में सारे स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन डाले, कुछ के ही डाले, ठीक है, तो हमारा मेन जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो कंसोलिडेशन का एक छोटा बड़ा सा रहेगा, फिर तो स्टैंडर्ड्स वाले वो भी आपके काफी आसान है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपनी है चांद लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी है सितारा लिमिटेड, प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन इस साल की, तो शेयर कैपिटल दिए, फिनिश गुड्स दिए, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया आपको, डिविडेंड इनकम, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आपको चीजें दे रखी है, खर्चे इनकम से सारे, इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको कुछ, अगर आप देखेंगे ना यहाँ कंसोलिडेटेड पीएनएल मांग रहा है बेटा, यहाँ पे अल्टीमेटली आपसे ना बैलेंस शीट वाला नहीं है क्वेश्चन, पीएनएल वाला है, तो इसमें उसने बोला है, वैसे 1 सितंबर 2020 को, काफी साल पहले की बात हो गई है, तो क्योंकि 2023 की बात हो रही है, कंपनी ने एक्वायर करे थे 5,000 शेयर उसके फुली पेड अप, तो वो उस दिन समय सब्सिडरी बनी थी, उस कंपनी ने सितारा ने मतलब सब्सिडरी ने डिविडेंड दिया था 10% जो है 31 मार्च 2022 को, और वो डिविडेंड करेक्टली अकाउंट किया है, तो बेटा वो करेक्टली अकाउंट तो पीएनएल में जाएगा, तो वो डिविडेंड इनकम में गया होगा ना, करेक्टली अगर अकाउंटिंग करे तो पोस्ट एक्विजिशन या एक्विजिशन के बाद का ही है, तो पीएनएल में जाएगा तो पीएनएल में ही लेके गए, हाँ तो फिर उसको कंसोलिडेशन करते हैं तो माइनस करना पड़ेगा। चांद लिमिटेड में अब ये इंटर ओइंग्स आ गई, ये आपकी जो है आपस की इंटर, आपके पास जो है कॉमन ट्रांजेक्शन आ गई, जिन्हें हमें क्या कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, एक की सेल एक की परचेज, एक की खर्चा एक की इनकम, तो कंबाइन करते माइनस करना पड़ेगा, तो उसमें क्या क्या है, चांद लिमिटेड ने गुड्स बेचे थे बेटा 175 के, प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस में से, उसमें से कुछ बचे रह गए, तो वो स्टॉक रिजर्व का एक पॉइंट होगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में 21,250 पे किया था एज ब्रोकरेज, जनरल एडमिन में 28,000 पे किया था कंसल्टेंसी का, और उसने कुछ रिसोर्सेज यूज किए थे, उसने उसके 5,000 दिए थे रॉयल्टी के तौर पे, तो वो एक का खर्चा एक की इनकम है, तो रिस्पेक्टिव खर्चे में से माइनस हो जाएगा कॉमन ट्रांजेक्शन का और एक की इनकम से, ठीक है। कंसल्टेंसी फीस रॉयल्टी और जो ब्रोकरेज मिली है वो हमारी ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, तो हमारी वो ऑपरेटिंग के अंदर में ही जुड़ी हुई है, तो उसको वहां से माइनस कर देना, जो से वो रिस्पेक्टिव खर्चों से माइनस होगा और इनकम में ऑपरेटिंग में से माइनस हो जाएगी। हमने क्या करना है सर, हमने बनाना है अपना कंसोलिडेटेड पीएनएल, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यूज डालेंगे, तो दिस इज द फॉर्मेट विच इज बिंग यूज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री आपके पास आ गया, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, टोटल करके पीबीटी आ गया, तो उन्होंने बना के दिया हुआ फॉर्मेट पूरा आपके पास आ गया। अब एक एक करके शेड्यूल्स बनने, सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बेटा, जिसमें हमारे पास में क्या आ रहा है, सेल्स की आपके पास जो आ रहा है, सेल्स और अदर इनकम आ रही है ऑपरेटिंग, विच इज दिस वन 3325 और 1907 500, 3325 1905
1,500। अब इसमें से जितनी जितनी आपको सेल करी है वो एक का तो खर्चे है, वो खर्चे तो माइनस हो गए, जिसकी इनकम में माइनस होगी ना, तो वो चारों वैल्यूज एक एक करके माइनस होगी। क्या क्या थी? एक था 175, 21,250, 28,000 और 5,000। ये चारों वैल्यूज में खर्चों में रिस्पेक्टिव होगी, इनकम में से यहाँ से हो जाएगी जिस जिसकी इनकम थी। 175, 28, 5,000 और 21,250, ये आ गया टोटल। ये आ गया टोटल 50,03,250। ठीक है जी। फिर आता है बेटा अदर इनकम। अदर इनकम में क्या है? सर डिविडेंड इनकम है 168 और 43,750। 168 और 43,750, तो 168 इसकी आ गई और 43,750 इसकी आ गई, टोटल इतनी होगी। अब बेटा यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने गलती करी। जो एक्चुअली में डिविडेंड मिला था जब सब्सिडरी ने दिया था, तो वो 10% के हिसाब से दिया था। हमने 5,000 शेयर खरीदे 100 वाले, तो 5 लाख के ऊपर हमें मिला होगा ना। वैसे तो इन्होंने पूरा 6 लाख पे दिया होगा, पर हमें थोड़ी ना 6 लाख पे मिला होगा, हमें तो हमारे वाले जितने शेयर थे उस पर मिला होगा 5 लाख पे। सो हमें तो 5 लाख का 10% मिला होगा, मतलब 50,000 रुपये। वो हमारी डिविडेंड इनकम में रिकॉर्डेड है ना इसमें, तो आइडियली वो हमारी डिविडेंड इनकम से माइनस, उसका डिविडेंड पेड से होगा। वो डिविडेंड पेड तो चलो रिजर्व सरप्लस में दिख जाता है एक तरीके से, पर डिविडेंड इनकम में तो 168 में जुड़ा हुआ है, तो वो माइनस यही होना चाहिए था, इसमें से दिखाना चाहिए था इंस्टीट्यूट को। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उसे नीचे दिखा दिया, यहाँ पे वो यहाँ माइनस कर दिया उन्होंने, जबकि वो यहां से होना चाहिए था, क्योंकि वो डिविडेंड इनकम में जुड़ा। अदर नॉन ऑपरेटिंग में कैसे आ जाएगा यार? भाई डिविडेंड मिला तो डिविडेंड इनकम दिखाऊंगा, और सिंपल सी बात है, वो 50 मिला है तो 50 168 के अंदर जुड़ा होगा, तो 168 में से माइनस बनता भी है, 168 में 50 जुड़ा हुआ। अरे भाई ये 35 में 50 कैसे जुड़ जाएगा जो आप इसमें से माइनस कर रहे हो? मतलब प्रेजेंटेशन हल्की सी गलत है। 50 ऊपर माइनस होना चाहिए था 211,750 में से, या आप सीधा 160 वाले में से माइनस कर रहे हो तो जो पीछे ही था, सीधा वहीं कर रहे होते, या उसमें से माइनस करते। ठीक है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने नीचे दिखा दिया, वो गलती है, गलती है। ठीक है ना। अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो 35 और 10,500 है, तो वो दोनों आ गई। ठीक है जी, वो उन्होंने यहाँ माइनस किया तो वो ऊपर करते तो वो ठीक क्या आना था, टोटल ठीक आएगा, मैं उसमें नहीं मना कर रहा। और एक आपका लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो वो यहीं पे आपका माइनस होके दिख जाएगा, तो ये आपका फाइनल आ जाएगा 181, फाइनल आ जाएगा 181। ठीक है ना, तो 181 यहाँ जाएगा। वैसे आप लॉस ऑन सेल को बाय चांस अगर आप वहाँ पे भी दिखाते हो, मैं वैसे कह रहा हूँ अदर एक्सपेंस में, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे पूरे नंबर। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ रहा है 1393 और 472 500, तो 1393 और 472 500, तो जो एक की सेल थी दूसरे की क्या बनी, परचेज बनी, तो वो माइनस हो जाएगा 175, जो एक की सेल थी 175, दूसरे की परचेज हुई, तो ये आ गया। और फिर प्रोडक्शन एक्सपेंस भी है बेटा एक आपके पास में, विच इज 315 और 140, तो 315 और 140 वो यहीं आ गया, तो वो टोटल हो गया 21,45,500। तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू और जो प्रोडक्शन एक्सपेंस है वो तो उसी के है, तो आपके पास वो वहीं पे आ गए, तो ये टोटल आ गया। तो इस वाले का हमने इफेक्ट दे दिया, सेल से भी हो गया और परचेज से भी हो गया, क्योंकि वो परचेज में क्या होगा तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में होगा। ठीक है ना, तो वहां से हो गया। फिर हम चेंज इन इन्वेंट्री में मैं अलग से आता हूँ, मैं उसके बाद चलता हूँ एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या, वेजेस सैलरीज है 1330 और 245, तो 1330 और 245 आ गया वेजेस सैलरीज, तो ये टोटल आ गया 1575, तो 1575 ये भी आ गया। ठीक है जी। फिर हमारे पास आ रहा है बेटा फाइनेंस कॉस्ट, उसमें आ गया इंटरेस्ट 17,500 और 5250, तो ये 17,500 और 5250 22,750, सो 22,750 भी आपका ये टैली हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी हो गया। फिर डेप्शन अमोर्टाइजेशन 31,500 और 14,000, तो ये भी आ गया 31,500 और 14,000, इनमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं, एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आइटम्स है, तो ये भी आ गया। मेन आता है अदर एक्सपेंस का, जिसमें वो इनका भी रेलिवेंस आएगा रिस्पेक्टिवली, एक ये है, एक ही है, एक ही है, वो रिस्पेक्टिव खर्चों से माइनस होगा जो इंटर रोइंग के सेकंड पार्ट से, तो वो यहाँ पे आ रहा है आपके पास में। ठीक है जी, तो हमारे कौन कौन से सर, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है 332,500 और 157,500, 332,500 और 157,500, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा वाला जुड़ा हुआ था, ये वाला 21,250, तो वो इसमें से माइनस होगा 21,250, तो ये आया। ठीक है जी। फिर हमारे पास अगला कौन सा है, 280 और 122,500 जनरल एडमिन, तो 280 और 122,500, इसमें कौन से वाला जुड़ा हुआ था सर, जनरल एडमिन में जुड़ा हुआ था ये 28,000 रुपये वाला, सो 28 वाला यहाँ से माइनस हो गया, तो वो यहाँ आ गया। ठीक है जी। और फिर एक है रॉयल्टी, वो नील और 5,000 है, और उसमें 5,000 वही रॉयल्टी है जो उसने उसको दी थी 5,000 की, वो सेम है, वही वाली, वो एक ही है, और नहीं किसी को दी, वो उसी को दी थी,
दूसरी कंपनी को। तो 5,000 में से 5,000 करके नीला आ गया और टोटल हो गया 843,250। टोटल हो गया 843,250। तो वो 843,250 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ये भी हो गया। ठीक है जी। अब बचा हमारा चेंज इन इन्वेंट्री, क्योंकि उसमें स्टॉक रिजर्व आना। अब चेंज इन इन्वेंट्री के लिए हमारे पास में उन्होंने ये दे रखे बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग। तो वो पहले वाले का चेंज देखेंगे तो कितना बन रहा है बेटा, चेंज बन रहा है आपके पास में 437,500 का। तो पहले का चेंज आया होल्डिंग का 437,500 का, ठीक है जी। और दूसरे का आया 75,250 का, वो डिफरेंस लेंगे तो वो एक्चुअली किया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, पर आइडली मैं आपको बता रहा हूँ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, वो हम बाहर लिखते हुए वैसे ही कर देंगे। अभी नहीं वो ऐसे कि अभी उन्होंने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, पर बाहर सही लिखा जाएगा, माइनस में ही लिखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लोजिंग ज्यादा है, तो वो ठीक करेंगे। अब आता है बेटा स्टॉक रिजर्व। क्यों आ रहा है बेटा, जो गुड्स बेचे थे उसमें से कुछ बचे रह गए। अब बेचे थे हमने 175 के, वो विद प्रॉफिट है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, उसमें 70 के गुड्स बचे रह गए। अब 70,000 के अंदर में क्या 20% उसका प्रॉफिट नहीं जुड़ा हुआ क्या सेलर का? यस सर। तो अल्टीमेटली बेटा उसका क्या करना पड़ेगा, जो इकट्ठे हो रहे तो प्रॉफिट आपका कम करना पड़ेगा, स्टॉक के अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। क्या इकट्ठे में कह सकते हो कि अपने ही स्टॉक में अपना प्रॉफिट जोड़ के रखना है? नहीं। तो 70,000 का 20% क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा अनलाइज प्रॉफिट। तो ये जो नेट आ रहा है, अब ये नेट एक्चुअली में क्लोजिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू ओपनिंग। तो अगर आप ओपनिंग माइनस क्लोजिंग के प्रोसेस करते तो माइनस होता, तो माइनस ही करके लिखा हुआ यहाँ पे। आप चाहे नोट जैसे मर्जी बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बाहर माइनस की शेप में आएगा, क्योंकि फॉर्मेट में इट ऑन द एक्सपेंस साइड, और एक्सपेंस साइड में जब दिखता है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है। आप नोट में जैसे मर्जी लिख दो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लिख दो, पर यहाँ वो फिर सिंबल रिवर्स हो जाएगा जो आ रहा है। और ये करके आपके पास में टोटल एक्सपेंस हुआ और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो जाएगा कंसोलिडेशन का भी क्वेश्चन। देखो इसमें ज्यादातर पॉइंट्स वही आते हैं, कॉमन ओइंग क्या आते हैं, तो वो चारों जो थे वो इनकम से माइनस हुए, चारों चीजें रिस्पेक्टिव खर्चों से माइनस, एक परचेज से हुई, वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरल रॉयल्टी। डिविडेंड पेड वाला नहीं दिखा रहे होते हम यहाँ पे, क्योंकि पीबीटी तक छोड़ते तो डिविडेंड रिसीव वाला तो माइनस होना था, वहां इंस्टीट्यूट ने गलती करी थी एक छोटी सी। और एक स्टॉक रिजर्व का पॉइंट था, जिसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, जो आपके पास बैलेंस शीट में स्टॉक है वो कम होकर दिख जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आपका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और सबसे पहले आ रहा है AS7 का, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखते हैं जरा, कहते हैं एपी लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, अंडरटेक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर के लिमिटेड। एपी लिमिटेड ने सबमिट करे सेपरेट प्रपोजल्स, तीनों यूनिट्स के सेपरेट प्रपोजल सबमिट हो रहे। सिंगल एग्रीमेंट वो कहता है एंटर किया गया बिटवीन द टू पार्टीज, सिंगल एग्रीमेंट एंटर हो रहा है। एग्रीमेंट ने ले डाउन भी जो करी वैल्यू तीनों की अलग अलग करी, 50, 60, 75, और कंप्लीशन टाइम भी आपके पास में जो हर का सेपरेटली ले डाउन हो रहा है। बताओ क्या इसे सिंगल माना जाएगा कि सेपरेट? सर सेपरेट माना जाएगा भाई, जब सेपरेट प्रपोजल्स होते हैं, सेपरेट नेगोशिएशंस होती है, सेपरेट कॉस्ट रेवेन्यू आइडेंटिफाइबल होते हैं, तो सेपरेट होता है। आपने एग्रीमेंट एक लिख दिया डजंट मीन वो आपके पास हो जाएगा। तो यहां पर मैं व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कवर्स अ नंबर ऑफ एसेट्स द कंस्ट्रक्शन शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट, अगर ये कंडीशंस पूरी होती है तो इसे हर को सेपरेट ही मानना पड़ेगा आपके पास में, ये सिंगल नहीं होगा। सिंगल के लिए कंडीशंस अलग थी, ठीक है ना, वो पूरी होती है तो वो आपके पास में एक माना जाता है, ठीक है ना, तो वो तब आता है। अगला केस आ रहा है आपका आसान सा अगेन, वो कहता है 1 दिसंबर को जीआर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अंडरटूक करा है कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग बनाने का 45 लाख का। ईयर एंड पे पता चला कि इतना ऑलरेडी हम खर्चा कर चुके, और एडिशनल खर्चा और कितना लेगा 15.10, कितना रेवेन्यू चार्ज किया जाएगा फाइनल अकाउंट्स में। तो बेटा यहाँ पर में रेवेन्यू जो होता है वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से होता है, तो उसके हिसाब से हमें देखना है कितना परसेंटेज काम हुआ। तो कॉस्ट टिल डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट कॉस्ट इनटू 100, तो 32.5 वैसे खर्चा लग गया, टोटल में कितना लगेगा 32.5 प्लस 15.1, तो ये टोटल है, तो इतना परसेंट काम आपका बनता है। तो 32.5 डिवाइडेड बाय 47.6, तो 68.28% हो गया। तो टोटल रेवेन्यू का हम इतना ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, विच इज 45 लाख का जो टोटल है उसका 68.28% विच इज दिस मच, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या पैरा 35 भी लग रहा है? द आंसर इज यस, पैरा 35 का भी रोल आ गया। पैरा 35 क्या बोलता था, अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज्यादा है तो एक्सपेक्टेड लॉस को अभी रिकॉर्ड करेंगे, तो वो मेंशन जरूर कर दो चाहे नहीं भी पूछता। मैं नहीं कह रहा
इंडिविजुअल प्रोविजन का बता के आओ कितना है, बट वो टोटल लॉस तो बता दीजिए ना जो करना है। तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो इतने का आपको लॉस रिकॉर्ड करना है। वो पैरा 35 बात होगी जो हम सीखते होते हैं। अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज्यादा है तो एक्सपेक्टेड लॉस को अभी खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। उसमें से देखो 68.28% तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके तो ना भी कुछ करो। बाकी के अल्टीमेटली आप प्रोविजन बना रहे होते हो, बाकी के अल्टीमेटली प्रोविजन बना रहे होते हो और उससे पूरा लॉस रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज आती है। अगला क्वेश्चन आसान है, अगला क्वेश्चन है AS9 का, ये भी बिल्कुल किया हुआ है AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। क्वेश्चन आ रहा है, गिवन बिलो आर दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ BS लिमिटेड, जिसमें आपको 3 पॉइंट्स और कह रहा है एडवाइस करो अकाउंटेंट को रीजंस के साथ कि कितना रेवेन्यू बनेगा इन द अबव केसेस। तो कितना कितना रेवेन्यू बनेगा हमारा इस साल का 31 मार्च 23 का। गुड्स 50,000 के बेचे तो 18 मार्च को थे, बट रिक्वेस्ट पे बायर के इन्हें डिलीवर किया 15 अप्रैल को। सो दैट इज डिलीवरी डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट। तो इसके अंदर क्या मैं रेवेन्यू आज दिखा सकता हूँ? यस, बट मुझे एवरी एक्सपेक्टेशन की डिलीवरी होगी। कंडीशंस आपकी जो हम सीखते हैं सेल ऑफ गुड्स की वो पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। और आपके पास में जो उसके गुड्स रेडी है आपके पास फॉर डिलीवरी, आपके पास पड़े आइडेंटिफाइड एंड रेडी फॉर डिलीवरी है, ठीक है। तो वो आपकी कंडीशंस हम पहले लिख देते हैं। पैरा आपके पास में जो हम 11 देखते हैं वो सेल ऑफ गुड्स की कंडीशन बोलता है AS9। तो यहाँ पे सेल कंप्लीट है, डिलीवरी पोस्टपोन्ड बाय रिक्वेस्ट है, तो हम अभी पूरा सेल वैल्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला 13 जनवरी को गुड्स 125 को बेचे थे कंसाइनमेंट बेसिस पे, जिसमें से बेटा 20% जो है वो अनसोल्ड है, बचे रह गए कंसाइनी के पास। तो बेटा कंसाइनमेंट सेल में कितना रेवेन्यू दिखा सकते हो? सर जितना कंसाइनी थर्ड पार्टी को बेचेगा, तो 20% अगर बचे रह गए तो कितने बेच चुका है सर? 80%। तो 80% ही ले सकते हैं। तो 125 का 80% ही ले सकते हैं रेवेन्यू विच इज 1 लाख, ठीक है ना। जितना वो नहीं बेच पाया वो अल्टीमेटली मेरा ही तो स्टॉक है जो उसके पास पड़ा है, तो मैं उसे रेवेन्यू नहीं दिखा सकता, क्योंकि रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होगा जब कंसाइनी आगे थर्ड पार्टी को बेचता है, ठीक है। और तीसरा है 1 लाख के वर्थ ऑफ गुड भेजे थे हमने अप्रूवल बेसिस पे 1 दिसंबर को, 3 महीने का समय था उसका सेल मान ली जाएगी। अप्रूवल आया 75% का 31 जनवरी तक, बाकी का कोई अप्रूवल नहीं आया 31 मार्च तक। सर यहां पे 75% तो सेल दिखा ही सकता हूं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी दिखा सकता हूं यस, क्योंकि बाकी के लिए 3 महीने का समय खत्म हो गया इवेंट तक। 1 दिसंबर में 3 महीने ऐड करोगे तो 1 मार्च को अगर उन्होंने गुड्स को अप्रूव या रिजेक्ट नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक सेल है। तो क्या हम 100% रिकॉर्ड कर सकते हैं? यस। डेट्स पे ध्यान दो, तो 1 दिसंबर में बेटा 3 महीने ऐड करूंगा तो 1 मार्च तक आपके पास में अगर कुछ उसने अप्रूव या रिजेक्ट नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक सेल है, ऑटोमेटिक सेल है, ठीक है ना। अगर ये हमारी बाद में जाती है अप्रैल मई में जारी होती डेट, तो मैं सिर्फ 75% रिकॉर्ड कर पाता, पर अब तो ये ऑटोमेटिकली आपका टाइम पीरियड जो है वो लैप्स हो चुका है बेटा। टाइम पीरियड फॉर रिजेक्शन है तो हम पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया पूरे का पूरा जो 1 लाख दिया था। तो ये टोटल रेवेन्यू हमारा बन जाएगा 51 लाख इस साल का। तो ये क्वेश्चन हमका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन अगेन आ रहा है आसान सा बेटा, दैट इज AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा है। कह रहा है जी अकाउंटेंट पराग लिमिटेड ने इंफॉर्मेशन दी है इस साल की, वैल्यूज इन लैक्स है। हमें कह रहा है बताओ कौन कौन सी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के लिए 3 क्राइटेरिया थे, एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट लॉस, और एनी वन को फॉलो करोगे तो रिपोर्टेबल बन जाओगे, एनी वन को। तो हमारे पास में बेटा 10% क्राइटेरिया हम अप्लाई करते होते हैं, तो वो लिखा यही है आपके पास में। उन्होंने कंडीशंस ये लिखी हुई है, सेल्स वाला 10% है, प्रॉफिट लॉस वाला और एसेट्स वाला, कोई भी एक एनी वन होता है, एनी वन। तो अगर हम यहाँ पे देखें सेल्स वाले में 1000 का 10% कितना बना बेटा? 100। तो बताओ कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स है जिनका 100 या उससे ज्यादा है? 100 या उससे, 100 पे भी काउंट होता है, मोर देन इक्वल टू 10% होता है। तो सर सारी रिपोर्टेबल है, ऑल हो गई, इसी से ऑल निकल के आ गई वैसे तो। अच्छा एसेट्स के केस में कितना बनेगा? 10%, सर 10% बना 15 टोटल का। तो कौन कौन सी रिपोर्टेबल है सर? ये नहीं, तो ऑल एक्सेप्ट डी। तो रेवेन्यू और एसेट का तो हो गया। रिजल्ट में थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट होता है सर, क्यों? यहां पे ना प्रॉफिट और लॉस को अलग अलग टोटल करना पड़ता है। तो प्रॉफिट का टोटल है 45 प्लस 80 125, लॉस का है -70 -80, तो हायर क्या? 125 इन एब्सोल्यूट टर्म। तो 125 का 10% है 12.5, 125 का। अब जिसका भी 12.5 या उससे ज्यादा है इन एब्सोल्यूट टर्म,
लॉस को छोड़ दो, मतलब माइनस को छोड़ दो, वो आपकी रिपोर्टेबल हो जाएगी। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये नहीं है। तो इसके लिए भी सेम ही यही आ गया, ऑल एक्सेप्ट आपके पास में डी। तो यही लिखा हुआ है कि आपके पास में, चेक कर लेते। तो रेवेन्यू के हिसाब से सारी रिपोर्टेबल है, रिजल्ट के हिसाब से ABC रिपोर्टेबल है, और एसेट के हिसाब से भी सारी एक्सेप्ट डी रिपोर्टेबल, बात तो वही होगी। तो सारे क्योंकि कहीं ना कहीं कवर्ड है, तो आपके पास में सारी सेगमेंट्स रिपोर्टेबल है। वो तो वैसे रेवेन्यू से होगी थी सर, अगर रेवेन्यू से हो जाए तो क्या हमें बाकियों का नहीं बताना? नहीं बताना है पेपर में, बिल्कुल बता के आ रहा है। वैसे तो बिल्कुल नॉनसेंस ही बात है भाई, जब एनी वन है और अगर एक वाली से ही सारी रिपोर्टेबल हो जाती है तो बाकियों को बताने ही क्यों है? फिर तो बताने क्यों है? बट फिर भी आपको नंबर तभी पूरे मिलेंगे बेटा पेपर में अगर आप सारों का बता के आएंगे, हर का बताना है, हर से कौन कौन से हो रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता है कि आपको वो इंडिविजुअल क्राइटेरिया अप्लाई करना आता है कि नहीं आता है। तो यू हैव टू टेल इट इन द एग्जाम, आपको बताना अनिवार्य है, आपको बताना जरूरी है, तीनों के साथ में कौन कौन सी बनती है रिपोर्टेबल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा आ रहा है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का, जो कि अगेन इजी सा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करो रिलेटेड पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस AS 18 के हिसाब से। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने किया हुआ है। गिव योर आंसर रिपोर्टिंग एंटिटी वाइज, सबको लेते हुए। भाई अगर माया है, शीतल है, केयर है और फेयर है, तो चारों अपनी अपनी जब किताबें बनाएंगे तो किस किस को रिपोर्टिंग दिखाएंगे? तो बेटा माया के पास शीतल के 61% शेयर है, शीतल के पास फेयर के 51% शेयर है, और केयर के पास फेयर के हैं 49% शेयर। ये बन रहा है केयर के पास फेयर के, फेयर के पास केयर के नहीं है। तो अब एक एक को देखना है। तो माया के लिए कौन कौन सी रिपोर्टेबल है? सर शीतल भी होगी और फेयर भी होगी, क्योंकि दोनों उसकी एक तरीके सब्सिडरी होगी। सब्सिडरी एक डायरेक्ट है, एक सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी है। तो माया के लिए शीतल भी और फेयर भी है, माया के लिए शीतल भी सब्सिडरी और फेयर भी सब्सिडरी। अच्छा अब शीतल की बात करते हैं, तो शीतल के लिए माया भी है, वो उसकी होल्डिंग है, और फेयर तो उसकी सब्सिडरी है, तो वो दोनों आ गई। ठीक है जी। अब बात करते हैं फेयर के लिए। फेयर के लिए तो उसके दो दो एक्चुअली पिताजी हो गए, दो दो होल्डिंग है, माया और शीतल, तो वो दोनों आ गए, माया और शीतल। और क्या उसके लिए केयर भी है? यस बेटा, केयर और फेयर के बीच में किस चीज का रिलेशनशिप है? एसोसिएट वाला। तो जिसने इन्वेस्टमेंट करी है वो उसके लिए एसोसिएट है, तो केयर के लिए फेयर एसोसिएट है, और फेयर के लिए वो उसका इन्वेस्टर हो गया। तो वो दोनों आपस में, तो केयर और फेयर का आपस में हो रहा है। केयर का बेसिकली जो है माया और शीतल के साथ में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इसके लिए केयर हो गया और केयर के लिए वो फेयर होगी जो उसके एसोसिएट है, तो ये आपस में हो जाएगा। एक के लिए एसोसिएट है वो, दूसरे के लिए वो उसका इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग वाला पार्टी टाइप हो गया, तो वो भी आपका कवर हो जाता है। बट केयर के लिए बाकियों के साथ में कोई लेना देना नहीं है, तो बाकी कवर नहीं होंगे, बाकी कवर नहीं होंगे। बस क्वेश्चन इतना सही था, ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। यस सर। देन अगला बेटा आ रहा है हमारा अगेन एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टैंडर्ड है, AS नंबर 19 लीज, उससे आ रहा है बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास जो हम करने जा रहे हैं अगला। तो AS 19 लीज से आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है और आपसे पूछ रहा है बताओ वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी कंसीडर करेगी जया और वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी। तो ये बेसिकली जो हम सीखते हैं ना लेसी की बुक्स की बात करते हैं, उसमें ये चीज़ बात आती है, ठीक है ना। कितनी मशीनरी दिखाएंगे और लीज लायबिलिटी, तो वहाँ पे एक नियम था आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP वाला, लीज रेंटल्स और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, उस पर दिखाते होते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मशीन ली है लीज पे डीलक्स है, फेयर वैल्यू तो 11.5 लाख है, और लाइफ मशीन की लीज हम 4 साल है, हर साल हम 3.5 लाख देंगे, और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 70 है जो एक्सपायरी पे देंगे 4 साल के बाद। जबकि उसने एस्टिमेट 25 किया, तो उसका मुझे रेलिवेंस नहीं, मुझे गारंटीड चाहिए होती है। इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न 10% और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उसने मुझे दे दिए आपके पास कितने कितने 4 सालों के। तो मुझे क्या निकालना है बेटा? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो पहले यहाँ पे उन्होंने नियम ही लिख दिया कि आपके पास में हम दिखाते जो है अगर फेयर वैल्यू एक्सीड करती है प्रेजेंट वैल्यू से तो हम रिकॉर्ड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे, तो बेसिकली लोअर पे दिखा रहे हैं, लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और MLP जो लेसी होता है। तो हमारे पास में लीज रेंटल्स है, क्या 4 साल का 3.5 लाख ही है? यस सर। और लास्ट ईयर में क्या गारंटीड ऐड हो जाएगा? यस सर। तो 3.5 लाख प्लस 70 करके 420 हो गया। सर इंडिविजुअली दिखाने के बजाय क्यूमुलेटिव कर सकते हो, और 3.5 लाख पे तो 4 सालों का इकट्ठे कर दो ना, एन्युटी फैक्टर हो जाएगा, और फिर सिर्फ 70 पे लास्ट ईयर का लगा दो। तो ये फैक्टर्स वो आपको दे रहा है, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी।
1156,960, वो आप जैसे मर्जी कर लीजिए, वो यही आएगी। तो हमने लीज रेंटल लेना और गारंटीड लेना है। गारंटीड सिर्फ चौथे साल में, लीज रेंटल हर साल है, ठीक है ना। पी फैक्टर दे रहा होता है तो वही लेने होते हैं, नहीं बोलता तो हम अपनी मर्जी से 3 डेसिमल तक ले सकते हो, जैसे भी है। पर वो अगर 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 डेसिमल दे रहा है, तो आपने वही लेने हैं स्टैंडर्ड में हमेशा, जितने वो दे रहा है। इसको कंपेयर किससे करेंगे सर? फेयर वैल्यू के साथ। फेयर वैल्यू कितनी है? 11.5 लाख। तो 11.5 लाख फेयर वैल्यू है, तो हमारे पास वो ज्यादा है बेसिकली, प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू कम है, तो फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे। तो लीज लायबिलिटी और मशीनरी शुड बी रिकॉग्नाइज एट 11.5 लाख, क्योंकि लोअर वो है फेयर वैल्यू, क्योंकि फेयर वैल्यू लोअर है, तो दोनों में से जो लोअर है उस पर दिखाएंगे, और लोअर कितनी है? 1150। तो एंट्री उससे बनेगी, एंट्री उससे बनेगी, ठीक है ना। यस सर। तो ये भी हमारे पास में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ये भी क्वेश्चन हमारा AS 19 का कंप्लीट हो जाता है, रिवाइज हो जाता है, ठीक है जी। देन अगला आ रहा है बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम AS नंबर 20, अर्निंग पर शेयर। और ये राइट इशू वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है जी। तो राइट इशू वाले कॉन्सेप्ट से आ रहा है इसमें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक बार के लिए हम पढ़ते हैं। तो वो यहाँ पे कहता है नेट प्रॉफिट दे रहा है 21-22 का, 22-23 का। राइट इशू से पहले कितने शेयर थे? 20 लाख। राइट इशू दे रहे हैं 20 में, और लास्ट डे है 1 जून 2022, तो 22-23 में दे रहे हैं हम लोग। 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड है, तो 20 लाख के बदले कितने हो जाएंगे? 4 लाख। और फेयर वैल्यू हर शेयर की राइट इशू से पहले कितनी थी हमारी? 26 रुपये थी। तो हम वो सस्ते दाम पे देने की बात करते ना। कह रहे बेसिक EPS बता दो बेटा, ये 21-22 लिखा जाना है यहाँ पे, गलती करी हुई, और 22-23, और रीस्टेटेड हमारा पिछले साल का, क्योंकि वो पेड पार्ट और बोनस पार्ट की हम बात करते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ना वो कुछ डिफरेंट तरीके से करता है, हम लेक्चर्स में डिफरेंट तरीके से देखते हैं, थोड़ा आसान तरीके से। हमारा आंसर बिल्कुल वही मैच करता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो पहले हम क्या निकालते हैं? थ्योरेटिकल एक्स राइट, विच इज द एवरेज प्राइस, विच इज सिंपली की जो अभी हमारे शेयर थे 20 लाख, वो तो कितने पे चल रहे? 26 रुपए पे। और हम जो नए 4 लाख देने जा रहे हैं वो कितने पे देने जा रहे हैं? 20 रुपए पे। तो उनकी वो एवरेज प्राइस आ जाएगी, वो एवरेज प्राइस आ जाएगी, विच इज द थ्योरेटिकल, जो एक्स राइट वैल्यू हम बोलते हैं। तो वो अल्टीमेटली आ जाएगी 20 लाख शेयर जो है वो 26 पे चल रहे हैं, और 4 लाख शेयर 20 पे चल रहे हैं, और टोटल शेयर्स का आ जाएगा वो 25 रुपये बन गया। ये आप आसान तरीके से भी कर सकते हैं स्कीम के हिसाब से, 1 फॉर एवरी 5 है ना। तो जो 5 शेयर है वो 26 पे, और 1 शेयर हमने 20 में दिया, और टोटल 6 शेयर्स की मार्केट प्राइस आ गई। अब ये हो गया हमारा। अब इसके बेस पे हमें पता करना है कितना बोनस और कितना पेड पार्ट है। तो हमारे अगर 25 है, तो बेटा हमारे पेड पार्ट कितने हो गए, मतलब कितने शेयर्स ऐसे जिनके पूरे पैसे हो रहे हैं? सर सिंपल सी बात है ना, हमने टोटल में कितने शेयर इशू करे सर? 4 लाख। हमें 4 लाख के कितने रुपए मिलेंगे सर? 20 रुपए मिलेंगे, पर 25 के नजरिए से देखना है। तो 4 लाख इंटू 20 इज इक्वल टू एक्स इंटू 25। तो हम यहाँ पे वो पेड पार्ट निकाल लेते हैं, 4 लाख इंटू 20/25, विच इज 320। तो ये ऐसे शेयर थे जिनके इफेक्टिवली पूरे पैसे आ गए। तो बाकी शेयर्स क्या है? मुफ्त के, तो बोनस पार्ट हो गया। वो कितने हो गए? अगर 4 लाख में से 320 के पूरे पैसे आ रहे हैं, तो 80,000 क्या हो गए? बोनस के हो गए। 80,000 क्या हो गए? बोनस हो गए। अब जब मैं EPS निकालूंगा, तो बस मेन चीज क्या होती है बेटा ध्यान रखने वाली, मैं करंट ईयर की अगर बात करूं, तो 50 लाख जो हमारा प्रॉफिट है, उसमें जो ओपनिंग शेयर्स हमारे पास आ रहे हैं, जो कि 20 लाख शेयर्स है, वो तो पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहे। जो 320 है पेड वाले, उनके लिए डेट रेलिवेंट है, उनके लिए डेट रेलिवेंट है। और जो बोनस वाले उसके लिए डेट रेलिवेंट नहीं है। तो अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं, जब मैं EPS निकालूंगा 2022-23 का, किसका? 2022-23 का, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं यहाँ सॉल्विंग कर देता हूँ। तो 50 लाख हमारा प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय जो 20 लाख शेयर्स है वो एज इट इज आने हैं, जो 80,000 शेयर्स है वो एज इट इज आने हैं, इनके लिए कोई पंगा नहीं है डेट का। पर जो 320 आने हैं बेटा, ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे सर? 1 जून को पैसा आया, और साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो 10/12 हो जाएगा, 10/12 हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू निकल सकती है 266,667 प्लस 80,000 प्लस 20 लाख, तो 23,46,667।
1667, तो ये बनता है 2.13। तो हमारे पास में इंस्टीट्यूट क्योंकि थोड़े डिफरेंट तरीके से करता है, तो आपके पास निकल के यही आ रहा है 2.13। पिछले साल का जो नॉर्मल ईपीएस है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो 30 लाख का प्रॉफिट था और 20 लाख शेयर थे, तो नॉर्मल जो निकाला था वो यही निकाला था। और रीस्टेटेड के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 20 लाख के साथ में हमारा वो 80,000 अलग से ऐड हो जाएगा, तो 20 लाख 80,000 हो जाएगा लास्ट ईयर, बोनस लास्ट में ऐड हो जाएगा। राइट नहीं होगा सर, नहीं यार वो तो पेड पार्ट है ना, वो थोड़ी ना करेंगे 320 को ऐड, हम सिर्फ बोनस को ऐड करेंगे, तो 20 लाख 80,000 हो जाएगा। तो 30 लाख का प्रॉफिट था पिछले साल का रीस्टेटेड के लिए, 20 लाख तो थे ही और 80,000 जो बोनस वाले हैं, तो अब करेंगे तो 1.44 आ जाएगा। तो 30 लाख डिवाइड बाय 20 लाख 80,000, तो 1.44 आ गया लास्ट ईयर का रीस्टेटेड और करंट ईयर का 2.13। तो जिस अप्रोच से हम सीखते हैं, मैंने उसी अप्रोच से आपको आंसर भी सॉल्व करके दिखा दिया, तो ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना आए कि सर, और इंस्टीट्यूट कई बार ये फैक्टर फुक्टर वाली अप्रोच से करता है इंस्टीट्यूट, तो मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, ऑब्वियसली वो तो कर ही रहे, वो ठीक है, बट वहाँ पे बच्चे को जनरली वो कंफर्टेबल नहीं होती, इसलिए उस अप्रोच से हम नहीं करते, हम एक थोड़ी सी ईजी अप्रोच से जाते हैं, ठीक है ना। तो वो आपके पास में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो बेटा क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज फ्रॉम एएस नंबर 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, दैट इज डेफर्ड टैक्स वाला जो स्टैंडर्ड है, मैट वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो हम सबसे लास्ट में जाके उस स्टैंडर्ड में करते हैं और बहुत ईजी सा है। तो हमें बेसिकली क्या है, वो वैल्यूज दे दिए, कह रहे हैं डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी बताओ और कितना टैक्स पीएनएल में जाएगा वो बता दो। जिसका आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं, वैसे उन्होंने पहला बता दिया, वो फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया, वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर में हम सारी वैल्यूज निकाल लेते पहले तो टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम कितना आएगा, 15 लाख पे कितना रेट लगाओगे सर, 20%, तो वही चीज़ करीब है 15 लाख का 20%। जो हमारा इनकम टैक्स वाला टैक्सेबल इनकम पे 2.5 लाख का 20%, और जो मैट वैसे बनता है 7.5 लाख का 7.5%। अब हमें डेफर टैक्स निकालने के लिए मैट का कोई लेना देना ही नहीं है, तो 3 लाख इक्वल टू 50,000 प्लस डेफर टैक्स, तो वो डेफर टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी हमारी कितने की, 250 की, विच इज सिंपली अगर बोलूं तो हमारा जो टाइमिंग डिफरेंस है वो कितना है, तो टाइमिंग डिफरेंस हमारा इन दोनों का डिफरेंस विच इज 12.5 लाख, उसका 20%। तो आज मैं गवर्नमेंट को टैक्स कम दे रहा हूँ क्योंकि आज टैक्सेबल इनकम कम है, आने वाले सालों में ज़्यादा दूंगा, तो अल्टीमेटली क्या है वो, इसीलिए हमारा डेफर टैक्स लायबिलिटी बन गई 2.5 लाख की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैट का लफड़ा कहाँ आता है सर, मैट का लफड़ा आता है ये बताने के लिए कि पीएनएल में कितना जाएगा यहाँ पे, तो पीएनएल में कितना जाएगा, तो हमारा करंट टैक्स जाना है, करंट टैक्स तो कितना है सर हमारे पास में 50,000, डेफर टैक्स लायबिलिटी जाना है यस सर 250, और एक जाना है जितना एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट टैक्स है, भाई कितना आप एक्स्ट्रा दोगे एक्चुअली में गवर्नमेंट को, क्योंकि इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है मैट और इनकम टैक्स जो बन रहा था विच एवर इज हायर, तो इन दोनों में से जो हायर है वो 56,250 देना पड़ेगा, तो आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 6,250, ये एक्सेस है, तो वो 6,250 और ऐड हो जाएगा 6,250, तो टोटल पीएल में कितना जाएगा 306,250, या आप सिंपली इसे बोल सकते थे 250 की डेफर टैक्स लायबिलिटी और 56,250 जो मैट है, तो आप वैसे कर सकते 250 प्लस 56,250, या हमने वो 50 पहले ले लिया एक बार के लिए, तो हमने सिर्फ एक्सेस वाला पोर्शन ले लिया। सर अगर वो 56,250 की जो वैल्यू है वो 50,000 से कम होती तो फिर आंसर 50 प्लस 250 करके ही 3 लाख ही बन रहा होता फिर तो, क्योंकि हम पे तो फिर गवर्नमेंट को 50 करेंगे ना, तो मैट वाले का रेलिवेंस ही ना आता, फिर वो रेलिवेंस ही ना आता, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ इन्होंने आंसर लिखा हुआ नहीं है तो हमने वो आंसर सॉल्व कर लिया अपने पास, ठीक है ना। देन 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, पहले आ रहा है बेटा एएस नंबर 26 इनटेंजिबल एसेट से, तो एएस 26 इनटेंजिबल से हम लोग करने जा रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन हमने बिल्कुल किया हुआ है, यहाँ कुछ कैश फ्लोज की रेशियो में बदलाव होगा उसकी वजह से क्वेश्चन आ रहा है। तो कह रहा है स्विफ्ट लिमिटेड ने पेटेंट राइट्स एक्वायर करे थे मैन्युफैक्चर करने के लिए सोलर रूफ टॉप पैनल को 600 लाख में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमने 5 साल मानी थी और हमने बोला था रेशियो ऑफ कैश फ्लोज में कर देंगे, तो ये रेशियो जो बन रही है एक तरीके से क्या बन रही है 2:2:1:1, हमने सोचा था जो 600 लाख हम उसको इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तीसरे साल के बाद जाके मतलब इस साल के बाद जाके एस्टिमेट किया कि इनको बैलेंस लाइफ 3 साल है, तो 3 के बाद हमें लग रहा है बैलेंस 3 साल है, तो ये तो 6 साल होगी लाइफ, और हमें लग रहा है कि उसकी कैश फ्लो छठे साल की जो होगी वो 75 होगी 5वें साल के बाद वाले की,
बताओ कितना कितना होगा। तो बेटा पहले 3 साल तक तो रेशियो 2:1 ही चल रही है भाई, पहले 3 साल के हिसाब से तो रेशियो 2:1 ही है। तो उस रेशियो के हिसाब से देखोगे तो टोटल बनता है 8। तो 600 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2, तो 150 150 150 बनता है पहले 3 सालों का। तो 150 150 150 बनता है, क्योंकि इस समय रेशियो जो चल रही थी, जिस रेशियो के बेस पे लिए जा रहे हैं, ये 2:2:1 वाली रेशियो के हिसाब से ही चल रहे हैं। वो अमोर्टाइजेशन रेशियो को बच्चों को समझने में मुश्किल आती है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इनिशियल रेशियो ये वाली चल रही है जिसके बेस पे किया गया, तो वो आ रहा। अब इसके बाद में जो बची हुई वैल्यू है बैलेंस, वो कितनी बचती सर? 600 का एसेट था, हमने 150 3 बार अमोर्टाइज कर दिया, तो बचा हुआ 150 है। अब इस 150 को हमने अगले 3 साल में करना है, क्योंकि हमारे एस्टिमेट में चेंज आ गया। हमारे अगले 3 साल का क्या है, अब 1:1 नहीं है, अब वो 75 भी आ गया। तो इनके बीच में रेशियो क्या आ गई, 2:1, 4/5 और 6 ईयर का। तो बचे हुए 150 को इस रेशियो में करना, विच कम्स आउट टू 60 60 एंड 30। मैं जैसे आपके क्लास में हम लेक्चर में करते हैं, हम सेपरेट टेबल्स बना लेते हैं। पहले एक टेबल बनता है वो 5 सालों के लिए, वो एक्चुअल आंसर नहीं है, उसमें से रेलिवेंट पहले 3 है, क्योंकि उस समय रेशियो वो चल रही है। फिर जो बची वैल्यू है 3 साल के बाद, उसके लिए हमें रिवाइज टेबल बना रहे होते हैं, सेकंड टेबल, जिसमें वो बचे 150 को रिवाइज जो कैश फ्लोज जो आ रहे हैं 3 सालों में 2:1 की रेशियो बांटेंगे। तो वो हम फिर कंक्लूड आंसर वही दे देते हैं। आप एक ही टेबल में बनाते हैं तो मैंने जनरली देखा बच्चे गलती होने की संभावना होती है, वो अमोर्टाइजेशन रेशियो तो बच्चों को समझ ही नहीं आती वो क्या है, क्योंकि उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या ही लिख दिया, 0.25 0.25 0.25 वो कैसे चल रहा है। वो उसमें बच्चा हल्की सी गलती करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो सारों का हमें पहले से थोड़ा ना पता है, वो तो 3 साल बाद पता चल रहा है। तो इस वजह से वो दिक्कत आती है, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा इंस्टीट्यूट का आंसर बेटा गलत है या कुछ प्रॉब्लम है, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है। जैसे हम 2 अलग अलग स्प्लिट करके करोगे, जो मैंने डिस्कस किया, उसमें आपके चांसेस नहीं होंगे गलती होने के, ठीक है ना। और लास्ट में कंक्लूजन लिख दो, ठीक है जी। देन लास्ट जो आपके पास बेटा क्वेश्चन आ रहा है हमारे इस आरटीपी का, दैट इज फ्रॉम द AS29 प्रोविजन कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स का। इसमें 2 पॉइंट्स पूछे और दोनों हमारे कवर किए हुए पॉइंट्स है, ऐसा कुछ नया नहीं है। एक ऑफशोर वाला, एक रीट्रेनिंग को लेके है। तो यहाँ पर मैं जो पॉइंट्स पूछे गए वो बोले कि बेटा कैसे डील करोगे एनुअल अकाउंट्स में। कंपनी ऑपरेट करती है ऑफशोर ऑयल फील्ड, जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है कि ऑयल रिग को रिमूव करना है प्रोडक्शन के अंदर में और रिस्टोर करना है। 85% जो बेटा खर्चा है वो हमारा रिमूवल से रिलेटेड है और रिस्टोरेशन ऑफ द डैमेज कॉज बाय बिल्डिंग, और 15% किससे रिलेटेड है, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके से रिलेटेड होगा। अब बैलेंस शीट डेट तक रिग बन चुकी है और ऑयल नहीं एक्सट्रैक्ट किया, तो बताओ मुझे कितनों की प्रोविजन बनानी होगी। अरे जी जो काम हो गया यार उससे रिलेटेड, यार रिग बन गई तो उसके रिमूवल का तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई, तो मैं उसी के खर्चे की प्रोविजन बनाऊंगा। जब ऑयल एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया तो मैं उसके वाले की, तो अभी आपकी लायबिलिटी की बात नहीं हो रही, तो मैं उसकी प्रोविजन नहीं बनाऊंगा। तो यहां पर मैं हमारे पास में पहले पैराग्राफ में सारी वही चीजें लिखी हुई है। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज फॉर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ 85% ऑफ द कॉस्ट जो रिलेटेड टू रिमूवल है, ठीक है ना। नो ऑब्लिगेशन टू रेक्टिफाई द डैमेज, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल से रिलेटेड क्योंकि हुआ नहीं, तो नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। बेटा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वो 3 कंडीशन जरूर लिख के आए। जो पैरा नंबर 14 हम सीखते हैं AS29 का, क्या है कि प्रोविजन कब बनती है, वो तीनों कंडीशन जरूर मेंशन करो। देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, it is probable that there will be outflow of resources, and the third condition reliable estimate can be made। तीनों पूरी होगी तो प्रोविजन होता है, वरना कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होता है। तो वो जरूर लिखो, ऑलवेज मेंशन इन द एग्जाम, ऑलवेज। द इंस्टीट्यूट में आपको नंबर जो है फिर प्रॉपर पूरे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बाकी चीजें ये आ जाती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या बेटा, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे कुछ चेंजेस टू द टैक्सेशन लॉस, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ट्रेन करना पड़ेगा लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इट्स अकाउंटिंग एंड लीगल वर्कफोर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूड कंप्लायंस विद टैक्स लॉ रेगुलेशंस। तो गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेशन लॉज में बदलाव लाया, इसकी वजह से उनके सॉफ्टवेयर वगैरह में चेंज होगा, जो उनके सॉफ्टवेयर, तो उनके स्टाफ को रीट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी, ठीक है ना। नए कारण बैलेंस शीट डेट पे आपके पास में जो है कोई ट्रेनिंग अभी तक नहीं हुई है शुरू, तो क्या हम प्रोविजन बनाएंगे। सर रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो जाती है और रीस्ट्रक्चरिंग में साफ लिखे हम ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ की बात नहीं करते, रीजन भी क्योंकि अब तक स्टाफ की ट्रेनिंग शुरू तो करी नहीं। कल को ऐसा भी तो हो सकता है आप नया स्टाफ लिया हो ऐसा ट्रेंड वाला, तो जब तक स्टाफ की ट्रेनिंग शुरू नहीं करी तो उसकी प्रोविजन क्यों बनेगी, ठीक है ना। तो प्रोविजन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन तभी होता है जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होता है, और उसमें इट डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रीट्रेनिंग, वो लिखा हुआ है साफ हमारे पास स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस को लेके बात हो रही है, तो वो एक्सपेंडिचर तभी होता है जब आपके पास आएगा। तो अब तक कोई खर्चा इंकर हुआ नहीं है तो कोई प्रोविजन नहीं आएगी।
जब तक अभी हमने अपने पास में बेटा कोई ट्रेनिंग काम ही नहीं शुरू किया तो हम उस खर्चे की नहीं करेंगे। अगर हम इंप्लॉयज को ट्रेनिंग दे देते हैं तो जो उनका ट्रेनिंग का खर्चा है उसकी मैं प्रोविजन बना दूंगा, क्योंकि इट कैन बी अवॉइडेड बाय बेसिकली कीपिंग द न्यू स्टाफ, जो ट्रेंड स्टाफ है। तो इस वजह से हम इसकी नहीं बना रहे प्रोविजन, ठीक है ना। यहाँ पे पार्ट आ जाता है। देन बेटा इसके बाद जो है वैसे हमारा स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाता है। मैं एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था रिगार्डिंग दी बेटा एक एनबीएफसी के अंदर उन्होंने छोटी सी अमेंडमेंट बोली। वैसे चैप्टर भी बहुत आसान है, इससे 5 नंबर का ज़्यादा का क्वेश्चन आता नहीं है। एक बारी 10% मार्क्स का आया हुआ है पेपर में, और उसमें वो परसेंटेजेस वाला ही है वो। अब हुआ क्या था बेसिकली बेटा 2021 में कुछ फ्रेमवर्क आया था जो कि 2022 अक्टूबर से लागू हुआ था, और उसके अंदर में इन्होंने कुछ लेयर्स वगैरह चेंज करी, तो नॉमेनक्लेचर चेंज किया था। हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एनबीएफसी डी डिपॉजिट्स, नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, हम ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने उसका लेयर्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया, और इन्होंने जो उसके क्लासिफिकेशन है उसको बदलाव किया। अगर उन्होंने 4 लेयर्स में बांटा, विच इज एनबीएफसी बेस लेयर, एनबीएफसी मिडल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर, ये इन्होंने बोला। और ये ओनली फॉर इंफॉर्मेशन है, पेपर में इससे आप मत सोचिए कि कोई क्वेश्चन आने की बात होगी। इन्होंने क्या किया बेटा, बेस लेयर है सबसे छोटी वाली, विच इज योर, जिनका एसेट बेस 1000 करोड़ से कम है, ठीक है ना, जिनका बेस 1000 करोड़ से कम है वो बेस लेयर है। मिडल लेयर वो है जो डिपॉजिट वाली है, और जो अल्टीमेटली एसेट बेस 1000 करोड़ से ज़्यादा है। तो जिसे हम वो सिस्टमली इंपॉर्टेंट बोलते थे, वहाँ 500 करोड़ तक है, यहाँ वो 1000 करोड़ कर दी लिमिट। तो वो डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट सिस्टमली इंपॉर्टेंट को इकट्ठे लेते ना, वैसे यहाँ कर दिया। अब वो मिडल लेयर हो गया, और जो छोटी वाली एनबीएफसी तो बेस लेयर हो गया, लिमिट वो 1000 करोड़ के। अपर और टॉप स्पेसिफिक है, वो अभी तक इसमें कोई है ही नहीं, ऐसी एनबीएफसी उन्होंने नहीं डाली भी नहीं। अपर को कहते हैं उसमें वो आएगी जो स्पेसिफिकली आरबीआई आइडेंटिफाई करेगा कि जो बनती है कि उससे ऊपर एक लेयर में जाए। और टॉप लेयर तो अभी बिल्कुल ही एम्प्टी है, उसमें साफ लिखा गया बात, और ये तब आएगी जब आरबीआई का ओपिनियन है वो सब्सटेंशियल इंक्रीज वगैरह, इसमें कोई नहीं अभी। अब इन्होंने बस इसी को लेके उन्होंने चीजें बोली, और यहाँ पे बस लिख दिया कि हमारे पास सारी रेफरेंसेस जो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट की थी वो बेसिक लेयर हो गया, बेसिकली नॉन सिस्टमली इंपॉर्टेंट वाली वो बेस लेयर हो गया, और डी और नॉन डिपॉजिट सिस्टमली इंपॉर्टेंट वो मिडल लेयर हो गया, या अपर अगर बाय चांस आरबीआई ने ऊपर ले जाता है तो बस आपके लिए क्या है, वैसे तो आएगा नहीं, वो आपके लिए पेपर में वही यूज करेगा, क्योंकि आरटीबी में देखो वही यूज किया, ऐसा नहीं है कि दूसरा यूज कर दिया। तो आप मेरी बात समझिए, अगर बाई चांस ऐसा हो सकता है कि वो वर्डिंग आपके एग्जाम में बेस लेयर और आपके पास में मिडल लेयर यूज कर ले, बस इतनी सी बात हो सकती है। मैं आपको अगर साफ बोलूं तो बेस लेयर वो छोटी वाली एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टम इंपॉर्टेंट, और अपर लेयर वाली अब कौन सी हो गई, जो आपके पास में डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट सिस्टम इंपॉर्टेंट। नॉन सिस्टम इंपॉर्टेंट चलेगी बेस लेयर में, और सिस्टम इंपॉर्टेंट और डिपॉजिट वाली है अपर लेयर में। बस इतना सा पॉइंट है याद रखने का। सीआरआर एसएलआर में कोई बदलाव नहीं है। सीआरआर एसएलआर को लेकर बच्चे बावले से रहते हैं, काफी बार मैंने देखा है, वो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है। सीआरआर आपके पास 4.5% ही लेना है बेटा, और एसएलआर 18% ही लेना है आपके एग्जाम्स नवंबर 23 के लिए, तो उसके लिए कोई भी घबराने की बात नहीं, ठीक है ना। इसके साथ में हमारा बेटा पूरे का पूरा आरटीपी एक बार डिस्कस हो जाता है। जो छोटी मोटी और चीज़ें मेरे को आप लोगों को बतानी थी वो भी आपके साथ में पूरी कवर हो जाती है। आप बच्चे बस अपने पास में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, कोशिश करें कि चैप्टर्स के क्वेश्चन को हाथ से भी प्रैक्टिस करें, कुछ हाथ से करें, कुछ ऑडिट करें, बट अपनी तैयारी रेगुलर तरीके से करते जाइए विदाउट एनी काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियोस भी बेटा इसी चैनल पे आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी अभी कुछ दिनों बाद ही। वो इकट्ठे में चैप्टर्स को कंबाइन करके आप लोगों के लिए आने वाली है, ठीक है ना। सो स्टे कनेक्टेड विद अस बेटा, एंड अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का भी ज़रूर ध्यान रखिए, एंड अच्छे से पेपर दे के आने। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा से आप बच्चों के साथ में है। सो टेक केयर स्टूडेंट, एंड बाय बाय।